मैंने एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढी थी अपनी माँ की शादी की तकरार से बचने के लिए। लेकिन क्या पता था कि हाथ फिसल जाएगा और मैं सीधा कोल्ड हार्टेड लेडी सीईओ को फैमिली ग्रुप में ऐड कर दूंगा। घर वाले तो खुशी से झूम रहे थे, लेकिन मैं इस वक्त टेंशन में पसीना पसीना हो रहा था। फौरन सीईओ शेन ऋषि की प्रोफाइल पिक पे क्लिक किया। शेन सर, सच में बहुत सॉरी। घर वालों ने शादी के लिए इतना परेशान कर दिया था कि आज अपने दोस्त को ऐड करने वाला था, ताकि घर वालों को थोड़ा शांत किया जा सके। लेकिन हाथ फिसल गया और आपको ऐड कर दिया। इतनी रात को आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ कीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगा। इतनी ईमानदारी से एक्सप्लेन करने के बाद भी मुझे डर था कि शेन यूशी यकीन नहीं करेगी, इसलिए ने दोस्त के साथ की चैट और माँ की शादी वाली बातों के सारे स्क्रीनशॉट भेज दिए। आखिर में एक लाइन और लिखी, शेन सर, सच में बहुत माफ़ी चाहता हूँ। साथ में एक पागल जैसा कोटाव करता हुआ इमोजी भी भेजा। सच कहूँ तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस खतरनाक महिला को फैमिली ग्रुप में ऐड कर दूंगा। अब बस एक ही रास्ता था, अच्छे से समझाना। शेन यूशी यकीन करेगी या नहीं, ये तो अब उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन दूसरी तरफ शेन यूशी अकेली बैठी थी अपने 1200 स्क्वायर फीट के ऑफिस में। बड़े मज़े से मेरा मैसेज और फैमिली ग्रुप की बातें पढ़ रही थी। धीरे धीरे उसने चैट बॉक्स में कुछ टाइप करना शुरू किया। मैंने अभी शेन यूशी की चैट विंडो बंद भी नहीं की थी कि माँ की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। बेटा ज़रा बात करो। मैंने सोचा बस अब खत्म। शेन यूशी मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रही, बल्कि फैमिली ग्रुप में बोल रही है। ज़रूर कुछ गड़बड़ की होगी। अगर माँ को पता चल गया कि मैंने फेक गर्लफ्रेंड बनाई थी काम चलाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बहुत घबराहट के साथ मैंने चोरी छुपे माँ की तरफ देखा। बताने ही वाला था सच, तभी देखा माँ के चेहरे पे तो और भी बड़ी मुस्कान थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। फौरन प्यारा परिवार वाला वीचैट ग्रुप खोला और जो देखा उससे मेरी तो बोलती बंद हो गई। अंकल आंटी, आप सबके प्यार के लिए थैंक यू। चलिए अपना इंट्रोडक्शन कर देती हूँ, मैं शनयूशी। आप मुझे शियो शी बुला सकते हैं। जब काम से फुर्सत मिलेगी हम मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। मैं तो पूरी तरह हैरान रह गया। समझ नहीं आ रहा था शनयूशी आखिर कौन सा गेम खेल रही है, लेकिन हल्का सा फील हो रहा था कि वो गुस्सा नहीं हुई, बल्कि मेरा साथ दे रही है इस ड्रामे में, और मज़े से दे रही है। सर्टिफिकेट तक की बात कर दी, ये तो हद ही हो गई। देखने में तो लगता ही नहीं कि ये कोई कोल्ड हार्टेड बॉस लेडी की हरकत है। मैं तो सोच में डूब गया। फोन पे टिंग टिंग की आवाज़ आई। आखिरकार शेन यूशी का रिप्लाई आया। बस 3 शब्दों में पता है, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। जब होश में आया और फैमिली ग्रुप में नए मैसेज देखे, तो मेरा दिमाग चकरा गया। शेन यूशी का ये क्या मतलब है? और बातचीत तो काफ़ी ज़ोरों पे चल रही है। मैंने फिर से शेन यूशी को मैसेज भेजा, शेन सर, अब जब आपको पता चल ही गया है तो प्लीज़ ग्रुप से निकल जाइए। आखिर शेन यूशी मेरी बॉस है, अगर माँ ने सच में उसे ग्रुप से निकाल दिया तो मैं थोड़ा डर गया था। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ही तो उसे ऐड किया था। आधे मिनट बाद शेन यूशी का जवाब आया, 5 शब्दों में, जिसने मुझे पूरी तरह चौंका दिया। क्यों निकलूं मैं? मैंने फौरन जवाब दिया, शेन सर, ये मेरा फैमिली ग्रुप है, कोई ऑफिस वाला ग्रुप नहीं। मेरा मतलब साफ था, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, इसमें आपका कोई हक नहीं। लेकिन अगले ही पल मैं पूरी तरह हैरान रह गया। शेन यूशी ने रिप्लाई किया, अब ये भी मेरा ही एरिया है। इसी बीच फैमिली ग्रुप में मैसेज आने बंद ही नहीं हो रहे थे। अब तो बात यहां तक पहुंच गई थी कि हमारे लिए घर किराए पे लेने की प्लानिंग हो रही थी, साथ रहने की बात हो रही थी। यहां तक कि खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, सफाई कौन करेगा, ये सब भी तय हो रहा था। बिना किसी शक के ये सारा काम मुझे ही करना था। और शेन यूशी पूरे टाइम बड़े नेचुरल अंदाज में जवाब दे रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। बाहर बारिश तेज होने लगी। बारिश की आवाज़ सुनकर माँ का चेहरा और खिल उठा। बाहर की तरफ देखते हुए बोली, बारिश तेज हो गई है, शियोशी शायद अभी ऑफिस में ही होगी। कहते हुए मुझे थपकी दी, यूं बुत बनकर मत बैठ, जा फटाफट शियोशी को ऑफिस से लेकर आ। उसे लेने जाने की क्या जरूरत है? इतनी तेज बारिश में मुझे तो घर पे बैठकर गर्मा गर्म सूप पीना चाहिए। मैं कुछ बोलने ही हुआ था कि शेन यूशी घर पहुंच चुकी है। तभी फोन फिर से बजा। देखा तो शेन यूशी का मैसेज था, मेरे ऑफिस आ जाओ। लहजा एकदम ठंडा और बेपरवाह। वाकई वो खुद ही थी। मैं तो निश्शब्द हो गया। लगता है आज ये मुसीबत टलने वाली नहीं। पर चलो अच्छा है, शेन यूशी से अच्छे से बात कर लूंगा, पूछूंगा आखिर उसका मतलब क्या है। कभी ग्रुप छोड़ने को कहती है, कभी नहीं छोड़ती। ऊपर से इतना डिटेल में इंट्रोडक्शन भी कर दिया। जानबूझकर बहुत कुछ छुपाया भी, बस थोड़ी सी झलक दिखाई। फिर भी ये ग्रुप वालों को इतना खुश कर दिया। ये तो सीधा सीधा किसी को फंसाना हुआ। यही सोचकर मैं फौरन उठ खड़ा हुआ। सबकी नज़रों के सामने पूरे कॉन्फिडेंस से बोला, माँ आप सही कह रही हो, मैं अभी शियोशी को घर छोड़ने जाता हूँ। कहकर सीना तान कर अकड़ते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। तभी माँ उठी, सिर पकड़कर बोली, अरे छाता तो ले जा, इतना भी अक्ल नहीं है क्या? कुछ याद आया तो जल्दी से बोली, सूप भी शियोशी के लिए साथ ले जाना। तभी नानी भी हंसते हुए बोल पड़ी, बर्तन में और भी बड़ी हड्डी वाला सूप है, बहुत देर तक उबाला है, बहुत टेस्टी बनेगा। मामी भी बीच में बोल पड़ी, हाँ सही कह रही हो, मैं अभी लेकर आती हूँ, किचन के सबसे पास मैं ही हूँ। कहते हुए किचन की तरफ चली गई। 2 मिनट में उबला हुआ हड्डी वाला सूप निकाल कर लाई, साथ में एक डबल छाता भी पकड़ाया। लिनलिंग ने भी चिंता जताते हुए कहा, इलेक्ट्रिक स्कूटर मत चलाना, बारिश में खतरनाक है। तू गिरे तो कोई बात नहीं, पर लड़की तो इंपॉर्टेंट पोजीशन पे है, उसका काम खराब मत करना। मैं तो पूरा हैरान होकर देखता रह गया।
लगता है ये मामला इतना सिंपल नहीं है। अब तो सब शेन यूशी को इतना पसंद करने लगे। अगर सच बता दिया तो शायद मुझे ही घर से निकाल देंगे। ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं था। फ़ौरन नीचे उतरा, टैक्सी पकड़ी और तेज़ी से कंपनी की तरफ निकल गया। कंपनी पहुंचने तक बारिश और तेज हो चुकी थी, बिल्कुल मेरे इस वक्त के मूड जैसी। 5 मिनट बाद मैं आराम से शेन यूशी के ऑफिस के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक ठंडी सी आवाज़ आई। सुनते ही पता चल गया ये शेन यूशी ही है। उसकी आवाज़ बहुत यूनिक है। मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। मुझे देखते ही शेन यूशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान गई, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। बिना किसी वजह की वो हल्की मुस्कान बहुत खूबसूरत लग रही थी, जैसे सर्दियों की धुंध में सूरज की एक किरण। मानना पड़ेगा शेन सर वाकई बहुत खूबसूरत है। मैंने पॉलिट्री बुलाया शेन सर, लेकिन शेन यूशी ने सिर उठाए बिना जवाब दिया। थोड़ा रुको, इनसे बात खत्म करके तुमसे बात करती हूँ। लहजा फिर से वही ऑफिशियल और ठंडा, बिल्कुल भी वैसा नहीं जैसा उस ग्रुप में मिलनसार और पॉलिट बड़ी बहन वाला था। सबसे बड़ी बात तो ये कि वो सच में मेरे फैमिली ग्रुप में चैट कर रही थी। उसके सामने तो मैं किसी अनाथ बच्चे जैसा फील कर रहा था। मुझे लगा इसे अब रोकना ही होगा। शेन सर, आपको मेरे फैमिली ग्रुप में बड़ी दिलचस्पी लगी है। शेन यूशी ने अपनी खूबसूरत आंखों से देखा, तभी उसकी नज़र मेरे हाथ में पकड़े टिफिन बॉक्स पर पड़ी। हैरान होकर पूछा, ये क्या है? मैंने टिफिन बॉक्स शेन यूशी की टेबल पर रखा और गंभीरता से बोला, ये मेरी माँ ने आपके लिए भेजा है, हड्डी वाला सूप। ठंड लग सकती है, इसलिए खासतौर पे इंसुलेटेड बॉक्स में भेजा है। बोली पी लेना, शरीर गर्म रहेगा। और ये भी कहा कि मुझे आपको घर छोड़ना है। शेन यूशी पहले तो चौंक गई, फिर एक अजीब सा गर्मजोशी वाला एहसास दिल में उठा। शेन यूशी का घर काफी अमीर है, खाना वाना सब कुछ नौकरों से बनवाती है। कभी अपनी माँ के हाथ का सूप पीने को नहीं मिला। सब यही सोचते हैं कि वो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। हालात भी अच्छे, किस्मत भी अच्छी। लेकिन असलियत सिर्फ शेन यूशी को ही पता है कि उसके पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट रहे हैं। सफल बनाने के चक्कर में वो बचपन से ही विदेश में पली बड़ी। माँ बाप देश में ही बिजनेस संभालते रहे, जिस वजह से लंबे समय तक प्यार की कमी रही और वो धीरे धीरे बहुत मजबूत बन गई। हमारे घर का प्यार भरा माहौल जैसे किसी पंख की तरह उसके दिल को छू गया। बार बार ये फीलिंग एक साथ आरामदायक भी थी और अजीब भी। शेन यूशी का मन कर रहा था और थोड़ी देर वहीं रुक जाए, लेकिन मैंने गंभीरता से बात बीच में काटी। ये सब तो मेरी माँ का अपनी होने। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो मैं फिर से यही कहूँगा, प्लीज़ आप मेरे फैमिली ग्रुप से निकल जाइए, वरना माँ को सच में लगने लगेगा कि आप उनकी बहू हो। ये सोचकर कि माँ को तकलीफ होगी, मुझे थोड़ा बुरा भी लगा। तो मैंने फैसला किया कि चाहे नौकरी चली जाए, आज शेन यूशी को ग्रुप छोड़वाना ही है। लेकिन तभी मेरे और शेन यूशी के फ़ोन एक साथ बजने लगे। माँ का मैसेज था, शी बेटा सूप पी लेना, टेस्ट पसंद ना आए तो आंटी को बता देना, अगली बार इतनी रात को अकेले घर मत आना, खतरनाक है। अब से लिन युआन तुम्हारे साथ ऑफिस से निकला करेगा, ड्राइवर बनकर घर छोड़ेगा। शेन यूशी ने जवाब दिया, अंकल आंटी, आपके प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज भेजने के बाद उसने फ़ोन टेबल पर रख दिया, गंभीरता से मेरी तरफ देखा। हमारी नज़रें मिली। मैं थोड़ा घबरा गया। सच कहूँ तो पहली बार मैं इतने पास से शेन यूशी को देख रहा था। बड़ी बड़ी बोलती हुई आंखें, लंबी और घनी पलकें, होठों का शेप भी बहुत खूबसूरत, ऊपर से लाल लिपस्टिक, जैसे सुबह की ओस में भीगा हुआ गुलाब। ऐसी खूबसूरती देखकर किसका दिल न धड़के। लेकिन मुझे अपनी हैसियत पता है, अच्छी तरह समझता हूँ कि बराबरी का रिश्ता ही टिकता है। वो तो ऊंचे दर्जे की कोल्ड हार्टेड लेडी सीईओ है और मैं बस एक आम सा नौकरी करने वाला बंदा। शेन यूशी ने कुछ देर सोचा, फिर सीधे सीधे बोली, सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा परिवार बहुत पसंद आया। ये सुनकर मुझे समझ नहीं आया आगे क्या बोलूं, इसलिए चुप ही रहा। लेकिन शेन यूशी की अगली बात ने मुझे और भी उलझा दिया। तुम्हें मुझ में क्या कमी लगती है? मुझे चुप देखकर शेन यूशी ने फौरन दराज से एक चाबी निकाली। अब घर किराए पे लेने की जरूरत नहीं, ये टांगचेन यीपिन का बड़ा बंगला है। अरे बाप रे, ये तो करोड़ों की कीमत का घर है और वो मुझे यूं ही दे रही है। आखिर इसका मतलब क्या है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। शेन सर, आपको सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है क्या? लेकिन शेन यूशी ने सीधे अपनी बात रख दी। चलो एक डील करते हैं, मैं तुम्हारे फैमिली ग्रुप में तुम्हारी होने वाली अच्छी बहू का रोल निभाती रहूंगी और तुम भी मेरी हेल्प करोगे मेरे पेरेंट्स को संभालने। अभी अभी तुम्हारी डिटेल्स देखी हैं, तुम इस साल 23 साल के हो और मैं इस साल 28 साल की हो चुकी हूँ। शादी के प्रेशर से मैं तुमसे भी ज़्यादा परेशान हूँ। क्या ख्याल है? अब मुझे पूरी बात समझ आ गई। ये तो कोई अचानक का फैसला नहीं, बहुत पहले से प्लान किया गया था। सच कहूँ तो ये बड़ी बहन देखने में बहुत खूबसूरत है और सबसे बड़ी बात, माँ को तो सच में वो बहुत पसंद है। अगर अभी अचानक जाकर सच बता दूं तो शायद माँ बर्दाश्त ही न कर पाए। उससे बेहतर है इसकी बात मान लूं, वैसे भी अपना कुछ नुकसान तो है नहीं। मुझे चुप देखकर शेन यूशी ने जेब से एक और चाबी निकाली। यह स्वान लेक के पास वाला बंगला है, अगर ये छोटा लगे तो बड़े वाले से बदल सकते हैं। मैंने मन ही मन खुद को कोसा, अगर अभी भी मना किया तो कहीं ये मुझे कोई महल ही न दे दे। ठीक है शेन सर, चाबियां वापस रख लीजिए, घर तो मैं खुद किराए पे ले सकता हूँ, लेकिन आपने जो अभी बात कही उसे ट्राई कर सकते हैं। ये सुनते ही शेन यूशी की खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई।
वो उठ खड़ी हुई, दायां हाथ आगे बढ़ाया, गुलाबी होंठों पे एक गहरी सी मुस्कान थी। डील पक्की। अब तो मैं भी इस बॉस की नाव पे सवार हो चुका हूँ। मानना पड़ेगा ये नाव काफी आरामदायक लग रही है। शेन सर, तुम दुश्मन के अंदर कब घुसूंगा? मतलब आपके फैमिली ग्रुप में जाकर बड़ों का प्यार महसूस करने कब जाना है? अपने घर की बात सुनते ही शेन यूशी के चेहरे पे हल्की सी हलचल आई। वो वापस कुर्सी पे बैठ गई, पैर क्रॉस करके बोली, तुम्हें मेरे फैमिली ग्रुप में जाने की जरूरत नहीं, बस मेरे पेरेंट्स को संभालना है। तो मतलब सिर्फ 2 लोगों को ही संभालना है? वो तो बड़ी आसान बात है। मुझे थोड़ी राहत मिली। तभी शेन यूशी की ठंडी आवाज़ सुनाई दी। मेरे पेरेंट्स इतने आसान नहीं हैं। तैयारी करके रखना, कल तुम्हें सब डिटेल में बताती हूँ। बात करते करते बाहर कॉरिडोर से हाई हील्स की टक टक आवाज़ सुनाई दी। आने वाली शेन यूशी की सेक्रेटरी सी छिन थी। 3 बार दरवाज़ा खटखटाया, फिर बोली, शेन सर, अंदर आ सकती हूँ? इजाज़त मिलते ही से छिन अंदर आई। सॉरी शेन सर, अभी नहा रही थी इसलिए बारिश की आवाज़ नहीं सुनी, आपको इंतजार करवा दिया। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही सामने वाले आदमी को देखकर चौंक गई। फौरन पलट कर देखा। तुम अंदर कैसे आए इतनी रात को? शेन सर के ऑफिस में एक आदमी क्यों है? गार्ड ने अंदर किसे आने दिया? शेन यूशी ने कहा, ये डिजाइन डिपार्टमेंट के लिन युआन है, मैंने ही बुलाया है। ये सुनते ही सी छिंग छिंग को राहत मिली। लिन युआन की तरफ देखा तो यह है लिन युआन। 2 दिन पहले पुराने इलाके के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे लिन सर बहुत गुस्सा हुए थे। आखिर में जो डिज़ाइन फाइनल हुआ था वो इन्हीं का दिया हुआ था। वाकई कमाल का डिज़ाइन था। इतने सारे डिज़ाइनर भी नहीं सोच पाए ऐसा। इस डिज़ाइन के लिए शेन सर ने मीटिंग में भी इनकी तारीफ की थी। सबको पता है, शेन सर से एक तारीफ पाना आसमान से तारे तोड़ने जैसा है। शेन सर ने तो ऑफिस में कई बार कहा था कि इस बंदे पे नज़र रखने आए, इसे आगे बढ़ाना है। इसीलिए सी छिंग छिंग को ये आदमी अच्छे से याद था। बस असली में मिलने का मौका नहीं मिला था। अब देखा तो सिर्फ डिजाइन का टैलेंट ही नहीं, दिखने में भी अच्छा खासा है। लगभग 6 फुट का, साफ सुथरा लगता है, कपड़ों का भी अच्छा टेस्ट है। लेकिन इतनी रात को शेन सर ने इसे ऑफिस क्यों बुलाया, ये सोचकर शेन यूशी के असिस्टेंट को आया देखकर लिन युआन भी ज्यादा रुकने के मूड में नहीं था। शेन यूशी की टेबल के पास आकर बोला, मैं तो जल्दी आ गया था, कहकर हाथ उठाने ही वाला था कि अगले ही पल उसकी नज़र शेन यूशी की खूबसूरत आंखों से मिली। कौन कहता है मैं नहीं पीऊंगी? ये सुनते ही सी छिंग छिंग पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। इन दोनों का आखिर रिश्ता क्या है? असल में शेन यूशी ने रात का खाना भी नहीं खाया था, लेकिन लिन युआन के सामने खाना नहीं चाहती थी। वो सिर झुकाए फाइल पढ़ती रही। सूप यहीं छोड़ दो, तुम जा सकते हो। ये कैसा मजाक है भाई? टिफिन बॉक्स लेकर आया हूँ। लिन के घर में इतने साल रहकर इतनी समझ तो आ गई है कि ये सब पकड़ में आ जाए। खासकर माँ ने पहली बार शेन यूशी के लिए सूप भेजा है। अगर ये टिफिन बॉक्स वापस नहीं गया तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुमने खाया ही नहीं, या मैंने देखा ही नहीं तुम्हें खाते हुए? सोचो माँ क्या क्या सोचेगी। शेन यूशी ने थोड़ा सोचा। टिफिन बॉक्स में सिर्फ सूप नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग का प्यार भी था। अगर एक घूंट भी न पिया तो शायद ठीक नहीं लगा, खासकर जब खुद पे होने वाली बहू का टैग लगा हो। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप टिफिन बॉक्स अपने पास खींच लिया। बगल में खड़ी सी छिन छिन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे तो शक होने लगा, कहीं ये सपना तो नहीं दिख रही। सी छिन छिन को फिर से लिन युआन की असली पहचान पे शक होने लगा। ये आखिर है कौन? क्या ये शेन सर का बिछड़ा हुआ भाई है? वरना शेन सर क्यों खाएगी इसका दिया हुआ खाना? इतनी बड़ी हड्डी देखकर शेन यूशी की खूबसूरत भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। नफरत से नहीं, बस हड्डी सच में बहुत बड़ी थी। आमतौर पे जब कोई खाना बनता है तो हड्डियां छोटे छोटे टुकड़ों में होती हैं। इतनी बड़ी गाय की हड्डी शेन यूशी ने पहली बार देखी थी। समझ नहीं आ रहा था कैसे शुरू करे। उसे झिझकते देख सी छिंग छिंग घबराहट में गला सूख गया। अगर मुश्किल लग रहा हो तो रहने दीजिए, मैं वापस जाकर माँ को बता दूंगा कि आपने खा लिया, कहते हुए लिन युआन 2 कदम आगे बढ़ा, खुद ही सूप खत्म करने की तैयारी है। लेकिन शेन यूशी की आंखों में हल्की सी सतर्कता आ गई। थोड़ा सख्ती से बोली, हिलना मत। फिर उसने हड्डी उठाई, ऊपर का मांस निकाला, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में मुंह में डालने लगी। बिना किसी झिझक के सारा मांस खा लिया। फिर टिफिन बॉक्स उठाकर सूप भी चख लिया। गाढ़ा बीफ फ्लेवर, बहुत बढ़िया खुशबू। संतुष्ट होकर टिफिन बॉक्स नीचे रखा। फिर लिन युआन की तरफ देखकर बोली, अब तुम इसे ले जा सकते हो। लिन युआन तो हैरान रह गया, उससे भी ज्यादा हैरान सी छिंग छिंग थी। शेन सर हाथ से हड्डी का मांस खा रही थी। इतना रियल था ये सीन, सीधे बता दिया। इस लिन युआन नाम के बंदे का शेन सर के साथ रिश्ता जरूर कुछ खास है। मेरी तरफ से माँ को थैंक यू कह देना। ये पहली बार है जब मैंने इतना टेस्टी बीफ सूप पिया है। लिन युआन तो चौंक गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कोल्ड हार्टेड लेडी सीईओ थैंक यू भी बोल सकती है। लेकिन ताना मारते हुए भी लिन युआन को अब की शेन यूशी वाली ये बड़ी बहन ज्यादा पसंद आने लगी थी। लिन युआन कुछ नहीं बोला, टिफिन बॉक्स उठाकर सीईओ के ऑफिस से बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही माँ ने फौरन सवाल लाग दिया, बता तो सही, तू और शियोशी कब से साथ हो? माँ के चेहरे से साफ झलक रहा था कि उसे ये होने वाली बहू कितनी पसंद है। देखने में खूबसूरत, समझदार भी, ऊपर से घर भी इतना अच्छा। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं? कल तक तो कहता था गर्लफ्रेंड नहीं है, आज अचानक इतनी खूबसूरत लड़की आसमान से टपक पड़ी। गाड़ी भी है, घर भी है, कंपनी में बॉस भी है। लिन युआन आखिर बोल पड़ा, सच कहूँ तो काफी टाइम से हैं साथ में, लेकिन शियोशी की उम्र इस साल 28 है, थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए बताने की हिम्मत नहीं हुई।
उम्र से क्या फर्क पड़ता है, अब जमाना कितना आगे बढ़ गया है। दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही काफी है। सुन, शियोशी बहुत अच्छी लड़की है, उसे अच्छे से रखना। लिन युआन हंस पड़ा। तुझे कैसे पता वो अच्छी लड़की है? मुझे कैसे नहीं पता होगा, अभी अभी बात हो रही थी। मैंने पूछा घर पहुंची क्या? बोली घर साफ कर रही हूँ, ताकि जब तू शिफ्ट हो तो आराम रहे। कहते हुए माँ ने फैमिली ग्रुप खोलकर लिन युआन को खुद दिखाया। शेन यूशी ने एक बेडरूम की फोटो भी भेजी थी। बेड काफी बड़ा था, देखने में सॉफ्ट लग रहा था। साथ में 2 बड़े तकिए भी रखे थे, सोने में जरूर बहुत आराम मिलेगा। उसके नीचे सारे घर वाले मिलकर शेन यूशी की तारीफ कर रहे थे, कितनी समझदार और सुघड़ है। सच कहूं तो लिन युआन को अब तक समझ नहीं आया कि वो हमेशा ऊंचे दर्जे पे रहने वाली शेन सर अपने फैमिली ग्रुप में बिल्कुल ही बदली हुई क्यों नजर आती है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इमोजी तक भेज रही थी। पूरी रात ऐसे ही निकल गई, ठीक से नींद भी नहीं आई। साफ है कि नींद उड़ चुकी थी। अगली सुबह उठा तो देखा 8 बजे थे। उसने एक लंबी सांस ली, फिर से उठकर शेन यूशी के लिए मेहनत करनी है। वो तो अपनी बॉस है, खुद मेहनत करेगा तभी तो बॉस की जिंदगी बेहतर होगी। तो ये कहना गलत भी नहीं कि खुद उसे पाल रहा है। लिन युआन उठकर हॉल में आया, देखा टेबल पे एक प्लास्टिक बैग रखा है, अंदर 4 गर्मा गर्म बड़े बाउजी रखे थे। उसने एक बाउजी उठाकर मुंह में डाला, खाते खाते जैकेट पहनी, फिर सब्जी उठाकर अपने छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ चला गया। गर्म पानी भरकर पीते हुए फोन निकाला, फैमिली ग्रुप में रोज की तरह चेक करना शुरू किया। ना देखता तो अच्छा था, देखते ही चौंक गया। शेन सर सच में बहुत डेडिकेटेड है। सुबह 6 बजे ही मैसेज भेज दिया, दौड़ने जा रही हूँ। साथ में लिखा, नया दिन है, सब लोग जोश में रहो। नीचे मौसी चाची और माँ के रिप्लाई आने शुरू हो गए। सच कहूँ तो जितनी उम्र बढ़ती है उतनी जल्दी उठने की आदत हो जाती है। घर के सारे बड़े बहुत जल्दी उठते हैं, हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखते हैं। शेन ऋषि को दौड़ने जाते सुनकर तो सब बहुत एक्साइटेड हो गए। आजकल के बच्चे दौड़ना जारी रख पाए, ये तो बड़ी बात है। माँ ने तो पहले ही बोल दिया, चाहती हूँ कि आगे शेन यूशी मुझे भी साथ ले जाकर थोड़ी एक्सरसाइज करवा दे, मेरा ये आलसी शरीर थोड़ा सुधर जाए। ये सुनकर लिन युआन को हंसी आ गई। दौड़ने से क्या कोई अमर हो जाएगा? लिन युआन को बोलते देख माँ ने फौरन जवाब दिया, टेबल पे रखे बाओजी लिए क्या? हाँ लिए। इस बार बाओजी का स्वाद कुछ खास नहीं लगा। वो तेरे लिए नहीं थे, वो तूने शियोशी के लिए रखे थे। तूने अकेले ही सब खा लिए। मैं सोच रहा था माँ इतनी मेहरबान क्यों हो गई, अपने लिए नाश्ता बनाकर रख दिया। पता चला वो तो शेन यूशी के लिए था। खैर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ऑफिस जाते वक्त बाओजी ना खाता तो और क्या करता, इसलिए खुद ही चारों खा लिए। उधर शेन यूशी ऑफिस में बैठी कॉफी पी रही थी, साथ में लैपटॉप पे साउथ इंडियन फैमिली के साथ रहने के तरीके सर्च कर रही थी। शेन यूशी दिल से बहुत सीरियस इंसान है, जो भी काम करती है उसे बेस्ट तरीके से करना चाहती है, चाहे वो होने वाली बहू का ड्रामा ही क्यों ना हो। मजे से पढ़ ही रही थी कि फोन पे एक मैसेज आया, शेन सर प्लीज फैमिली ग्रुप एक बार चेक कीजिए। शेन यूशी ने फौरन ग्रुप खोला। अंदाजा भी नहीं था क्या देखने वाली है। अगला मैसेज पढ़ते ही समझ गई। मामला ये था कि लिन युआन ने माँ के बनाए हुए बाउजी खा लिए थे, इसलिए आंटी नाराज हो गई थी। उसे हंसी भी आई और थोड़ी हैरानी भी हुई, साथ ही दिल में कुछ अजीब सा भी महसूस हुआ। आंटी गुस्सा मत कीजिए, मैं आजकल डाइट पे हूँ, बाउजी खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए मैंने ही लिन युआन को खिला दिए। सच में? होने वाली बहू ने मुंह खोला तो एकदम परफेक्ट जवाब दिया। बात लिन युआन से पूरी तरह शेन यूशी पे शिफ्ट हो गई। शियोशी, क्या इस बदमाश ने जानबूझकर तुझसे ऐसा बुलवाया? बता दे आंटी, तेरा साथ देगी। तू पहले से पतली लग रही है, इसलिए ही तो आंटी सोच रही थी थोड़ा खिला पिलाकर सेहत बनाओ। काम इतना मुश्किल है, ठीक से खाना ना खाया तो कैसे चलेगा। तुझे क्या पसंद है, कल आंटी बनाकर लिन युआन के हाथों भिजवा देगी। अब से तेरा खाना आंटी संभालेगी, बाहर का खाना सेहत के लिए ठीक नहीं। लिन युआन की माँ भले ही उससे सख्त रहती हो, लेकिन बाकी सबके लिए बहुत अच्छी थी। शेन योशी को उम्मीद नहीं थी कि आंटी उसका नाश्ता तक संभालने की बात कहेगी। कुछ पल के लिए चुप हो गई। बेवजह ही दिल में कुछ भावुक सा महसूस हुआ। सच कहूं तो इतने सालों से काम करते हुए उसकी अपनी माँ ने कभी नहीं पूछा कि खाना ठीक मिल रहा है या नहीं। उन्हें बस एक ही चिंता रहती थी कि शेन परिवार का वंश कब आगे बढ़ेगा। भावुक होने के बावजूद शेन यूशी नहीं चाहती थी कि लिन युआन की माँ रोज उसके लिए नाश्ता बनाए। इतना झंझट क्यों देना? उसे शर्म भी आ रही थी। नहीं चाहिए आंटी, हमारी कंपनी में कैंटीन है, खान बहुत बढ़िया मिलता है। शेन यूशी का जवाब पढ़कर लिन युआन को लगा जैसे खुद अपनी तारीफ कर रही हो। हालांकि कंपनी का खाना सच में अच्छा था, फिर भी लिन युआन को हंसी आ गई। हंसी तो आई, लेकिन उसने फौरन साथ देना शुरू कर दिया। हाँ माँ, हमारे बॉस बहुत अच्छे हैं, कैंटीन का खाना सच में बढ़िया है। रोज 4 सब्जी 1 दाल, साथ में चिकन लेग भी मिलता है। लिन युआन फोन पे चैट कर ही रहा था कि कलीग वोंग की आवाज सुनाई दी। अभी अभी देखा वो यान लुओ को सुबह सुबह ही मुंह लटकाए घूम रहा था, ऐसे जैसे किसी ने उसके पैसे उधार लेकर न दिए हो। लगता है अभी थोड़ी देर में जरूर किसी को परेशान करेगा। उन सबकी जुबान पे जिस हुओ यान लुओ का नाम था, वो असल में डिजाइन डिपार्टमेंट का हेड डोंग वानफिंग था। पेट भी बड़ा था और गुस्सा भी। डोंग नान का मूड खराब सुनकर अभी उसे देखा भी नहीं था कि सब लोग पहले से ही सांस भरकर बैठ गए। सुना है उस पुराने इलाके वाले प्रोजेक्ट में इस बार उसे कोई फायदा नहीं मिला। मटेरियल भी उसकी मर्जी के हिसाब से नहीं लिया गया, कमीशन नहीं मिला। डोंग नानफिंग का हाथ साफ ना होना तो सबको पता है, हर बार तैयार डिजाइन में चुपके से मटेरियल बदल देता है। लेकिन ये पुराना इलाका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो खुद शेन यूशी ने चुना था।
कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, इसी की मार्केटिंग करके कंपनी आगे बढ़ रही थी। अगर गड़बड़ हुई तो शेन सर को जवाब देना मुश्किल हो जाता, इसलिए मटेरियल बदलने की बात सीधे मना कर दी गई। डोंग नानफिंग को पैसे नहीं मिले तो नाराज होना लाजमी था। कुछ लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि गलियारे से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। लिन युआन, इधर आ जरा। ये सुनते ही सबकी नजरें लिन युआन पर टिक गई। लगता है आज की बदकिस्मती लिन युआन के हिस्से आई है। डोंग नानफिंग का गुस्सा जरूर उसी पर निकलेगा। लिन युआन को खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसे बुलाएगा, लेकिन डरा नहीं। वैसे भी उसने कोई गलती नहीं की थी। वो बिना घबराए उठ खड़ा हुआ, डोंग नानफिंग के पीछे पीछे बाहर चला गया। डोंग नानफिंग अपने ऑफिस पहुंचकर लिन युआन को दरवाजा बंद करने का इशारा किया। दरवाजा बंद होते ही उसे बैठने का इशारा किया। आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। लिन युआन समझ चुका था कि यह बंदा जरूर पुराने इलाके के डिजाइन के लिए ही आया है। बस समझ नहीं आ रहा था कि डोंग नानफिंग की इतनी हिम्मत कैसे हुई। शेन यूशी का पक्का किया डिजाइन भी बदलने की सोच रहा है। अभी कंपनी में आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ और इतना नाम कमा लिया, आगे तो और भी अच्छा होगा। कहते हुए डोंग नानफिंग का लहजा बदल गया, गंभीर हो गया। लेकिन एक बार समाज में कदम रखते ही खेल बदल जाता है। स्कूल में तो बस पढ़ाई अच्छी करो, टीचर की बात भले ही ना मानो, फिर भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। लेकिन समाज अलग है। यहाँ सही समय, सही जगह और सही लोगों का साथ जरूरी है। लिन युआन को चुप देख डोंग नानफेंग आगे बोला, मैं तुझे इंतजार करवा रहा हूँ, सच में तुझ पे भरोसा है। बस अच्छे से काम करते रहो, बाकी कुछ नहीं कह सकता। इस बार परमानेंट होने वालों की लिस्ट में तेरा नाम जरूर होगा, सैलरी भी बढ़ेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। लिन युआन बस मुस्कुराकर उसे देखता रहा। समझ नहीं आ रहा था ये अच्छे से काम करना आखिर मतलब क्या है। डोंग नानफेंग थोड़ा आगे झुका, बहुत सिंपल है, बस तुझे अपना डिजाइन थोड़ा बदलना होगा। डिजाइन नहीं, बस मटेरियल बदलना है, फिर शेन सर को जाकर समझा देना, इसमें क्या मुश्किल है। लिन युआन ने उसे देखा। ये चालाक लोमड़ी चाहता है कि खुद अपने मटेरियल में बदलाव करके डोंग नानफेंग के आदमियों का मटेरियल आराम से इस्तेमाल करवा दे। इसमें भी अच्छा खासा मुनाफा है। इस बीच लिन युआन के ऑफिस में सब लोग जोरों से इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि लिन युआन को हुओ यान लो ले गया। डोंग नानफेंग 5 साल से मैनेजर है, फिर भी इतनी महंगी सोसाइटी में घर खरीद लिया। सिर्फ महीने के 18,000 की सैलरी से 5 साल में घर खरीदना मुमकिन है क्या? डोंग नानफेंग की भ्रष्टाचार वाली बात सुनकर सबको ऐसा लगता जैसे मक्खी निगल ली हो, गंदा सा फील होता। लेकिन खुद सबसे नीचे की पोजीशन पे होने की वजह से गुस्सा तो आता पर बोल नहीं पाते थे। सामने भले ना बोल पाए, पीठ पीछे भड़ास निकालना तो ठीक ही है। बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। सफेद सूट में सी छिंग छिंग अंदर आई, हाथ में काला छाता पकड़े हुए। लिन युआन है क्या यहाँ? सी छिंग छिंग को पूरी कंपनी में कौन नहीं जानता। आमतौर पे सी छिंग छिंग बस गुजरते वक्त दिखती थी, आज सीधे ढूंढने आई। ये क्या माजरा है? सुबह सुबह मैनेजर भी लिन युआन को ढूंढ रहा है, शेन सर की असिस्टेंट भी लिन युआन को ढूंढ रही है। लिन युआन को तो डोंग मैनेजर ले गया है। सी छिंग को सुनते ही पलटकर डोंग नानफेंग के ऑफिस की तरफ चली गई। डोंग नानफेंग का ऑफिस डिजाइन डिपार्टमेंट के सबसे अंदर था। सी छिंग दरवाजे पे पहुंची ही थी कि अंदर की बातचीत हल्की सी सुनाई। डोंग मैनेजर, ये तो आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। जो मटेरियल मैंने चुना है वो सबसे बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। ऊपर से ये पुरानी सोसाइटी है, अगर वहां रहने वाले हाई एंड मटेरियल अफोर्ड कर पाते तो यहाँ रहते ही क्यों? डोंग नानफेंग के थोड़े परेशान लहजे से साफ लग रहा था कि उसे लिन युआन की बात पसंद नहीं आई। तेरी बात ठीक नहीं, वो घर नहीं खरीद पाए इसका मतलब ये नहीं कि रिनोवेशन नहीं करवा सकते। लिन युआन हल्का सा हंसा। आप जो कह रहे हैं वो तो हाई एंड सोसाइटी की बात है, 20,000 प्रति स्क्वायर मीटर वाले घर भी तो होते हैं। शायद आपने कभी उस सोसाइटी में जाकर देखा नहीं। वहाँ ज्यादातर रिटायर्ड बुजुर्ग रहते हैं और थोड़े से यंग लोग जो अभी मेहनत कर रहे हैं। बुजुर्ग तो कभी इतना पैसा रिनोवेशन में खर्च नहीं करेंगे, और जो यंग लोग मेहनत कर रहे हैं जैसे ही पैसे जमा होंगे वो वहां से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो घर शादी के लिए बहुत छोटा है। इसका मतलब है उनके लिए इकोनॉमिकल मटेरियल ही सबसे बेहतर है। सच कहूं तो डिजाइनरों से मटेरियल बदलवाना डोंग नानफिंग के लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन आमतौर पर डिजाइनरों को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन लिन युआन ने खुद धैर्य से इतनी देर तक बात समझाई, फिर भी वो नहीं मान रहा। साफ है ये जानबूझकर कर रहा है। अगर डोंग नानफिंग को हाल ही में पैसों की सख्त जरूरत ना होती तो लिन युआन को मटेरियल बदलने के लिए मजबूर न करता। आखिर ये डिज़ाइन तो खुद शेन यूशी ने फाइनल किया था। बस उसकी सास का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल का बिल ही 1 लाख से ऊपर चुका था। ये पुराने इलाके के रीडेवलपमेंट में 2 बिल्डिंगों का डिज़ाइन था, कमीशन में 1 लाख से ज़्यादा मिल सकता था। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो, उसे लिन युआन से मटेरियल बदलवाना ही था। सिर्फ डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बना लिया तो क्या हुआ? 1 महीने पहले आया नया कर्मचारी उससे टक्कर लेने की हिम्मत कैसे कर रहा है? डोंग नानफिंग ने ताना मारते हुए सोचा, इस लिन डिजाइनर में तो अच्छी खासी हिम्मत है। सी छिंग असल में तो छाता देने आई थी, लेकिन ये बातचीत सुनकर रुक गई। थोड़ी देर और सुनना चाहती थी, लेकिन छिपकर सुनना ठीक नहीं लगा, इसलिए फौरन दरवाजा खटखटाया। दस्तक सुनते ही डोम मैनेजर ने गंभीर चेहरे से कांच के दरवाजे की तरफ देखा। सामने शिनसर के असिस्टेंट को देखकर फौरन उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पे उत्साह भर गया। असिस्टेंट सी, आप यहाँ कैसे? चेहरे के एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे नजरअंदाज की गई कोई रानी हो और अचानक राजा से नजर मिल गई हो। सी छिंग ने पॉलिटली मुस्कुराकर कुर्सी पर बैठे लिन युआन की तरफ देखा। शेन साहब ने कहा, ये छाता तुझे दे दूं?
फिर एक बात और जोड़ी, शेन सर ने कहा, जब फ्री हो जाए तो ऑफिस आ जाना, कुछ बात करनी है। ये सुनकर डोंग नानफेंग हैरान रह गया। वो हैरानी से आंखें फाड़े कभी सी छिंग छिंग को देखता, कभी लिन युआन को। माजरा क्या है आखिर? शेन सर इसे छाता क्यों भेज रही हैं? और कह भी रही हैं फुर्सत में आना, जबकि आमतौर पे शेन सर जब किसी को बुलाती हैं तो तुरंत बुलाती हैं। 5 साल पुराना कर्मचारी बोला, पहली बार देख रहा हूँ किसी को ऐसा ट्रीटमेंट मिलता। लिन युआन ने हाथ बढ़ाकर छाता ले लिया, पॉलिटली मुस्कुराया, थैंक यू सी कहकर एक नज़र डोंग नानफिंग पर डाली, फिर पलटकर बाहर चला गया। लिन युआन के हाथ में छाता देखकर डोंग नानफिंग सोच में डूब गया। फाइल भेजना, बोनस देना, ये सब तो समझ आता है, लेकिन छाता भेजना तो कुछ गहरी बात लग रही है। बॉस का कर्मचारी को छाता भेजना, और वो भी तब जब खुद उसे मटेरियल बदलवाने के लिए मजबूर कर रहा था। डोंग नानफिंग को थोड़ा डर लगने लगा। अभी अभी बात खत्म हुई और शेन सर ने इसे छाता भेज दिया। कहीं ये सुरक्षा का इशारा तो नहीं? अगर सच में ऐसा हुआ तो खुद बर्बाद हो जाएगा। जितना सोचता उतना डर बढ़ता गया। ठंड के मौसम में भी माथे पे ठंडा पसीना आ गया। डोंग नानफिंग के मोटे चेहरे को देखने से ज्यादा लिन युआन को यह जानने की उत्सुकता थी कि आखिर बड़ी बहन ने क्यों बुलाया। कहीं माँ ने चुपके से दवाई तो नहीं मिला दी? अगर ऐसा हुआ तो फौरन जाकर देखना होगा। यही सोचकर लिन युआन फौरन उठ खड़ा हुआ। डोंग नानफेंग को वहीं छोड़कर सीधा शेन यूशी के ऑफिस की तरफ चला गया। आज शेन यूशी ने एक कॉफी कलर का सूट पहना था, नीचे भी उसी रंग की सिल्क ड्रेस, साथ में कॉफी कलर की हील्स। पहली नजर में ही रॉयल लुक झलक रहा था, चमकदार भूरे बाल गोल्डन क्लिप से बांधे हुए, जिससे सूट की सख्ती थोड़ी सॉफ्ट लग रही थी। पूरा लुक शानदार होने के साथ साथ शांत और क्लासी भी लग रहा था। ऑफिस में घुसते ही देखा, वो कुर्सी पे बैठी बिना कुछ जताए फैमिली ग्रुप में लिन युआन वालों की बातें पढ़ रही थी। एक कोल्ड हार्टेड लेडी सीईओ का चुपके से अपने एम्प्लॉय के फैमिली ग्रुप में घुसे रहना, ये बात किसी को बताई जाए तो कोई यकीन ही ना करे। शेन सर अभी अभी लिन युआन को छाता देने गया था, तभी सुन लिया कि डोंग नानफेंग उससे मटेरियल बदलवाना चाहता है। ये सुनते ही शेन यूशी के चेहरे की अभी वाली खुशी पल भर में गायब हो गई। मटेरियल बदलना? हाँ, मटेरियल बदलना। शेन यूशी धीरे से कुर्सी पे पीछे टिक गई। उसकी खूबसूरत आंखों में गंभीरता आ गई, लहजे में हल्की सी दिलचस्पी भी झलक रही थी। ऐसी बात भी है? साफ था कि उसे डोंग नानफेंग के मटेरियल बदलकर कमीशन लेने की बात पता नहीं थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि लगता है इससे उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई। एक कंपनी में हजारों लोग होते हैं, उनमें से 50% तो बस टाइम पास करके सैलरी लेते हैं, 30% दिखावा करते हैं कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, 15% सच में मेहनती होते हैं, और बाकी 5% डोंग नानफेंग जैसे लोग होते हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर पैसे बनाते हैं। ये बात शेन यूशी को अच्छे से पता है, हर कंपनी में यही चलता है। डोंग नानफिंग की हरकतों से ज्यादा शेन यूशी को इस टैलेंटेड इंटर्न की फिक्र थी, जो उसका फेक बॉयफ्रेंड भी है। उसका फैसला क्या था? उसने क्या कहा? शेन यूशी ने फोन नीचे रखा, दिलचस्पी से बोली, उसने बस इतना कहा कि लिन युआन मटेरियल बदल दे। मुझे तो लगता है इसके पीछे जरूर कोई लॉन्ग टर्म मटेरियल कंपनी होगी जिसके साथ मिली भगत है। ऐसे लोगों को तो निकाल ही देना चाहिए, बिल्कुल कंपनी के लिए दीमक जैसे हैं। शेन यूशी ने बीच में टोका, मैं लिन युआन के बारे में पूछ रही हूँ। सी छिंग छिंग एक पल के लिए चौंक गई। कहना कुछ और चाहती थी, लेकिन बात गले में अटक गई। चुपचाप मुंह बंद कर लिया, बस बड़ी बड़ी आंखों से हैरानी से शेन यूशी को देख रह गई। इस टाइम पे शेन सर को तो डोंग नानफेंग के खिलाफ सबूत जुटाने चाहिए। ये तो लिन युआन के बारे में पूछ रही हैं, कहीं दिशा गलत तो नहीं हो गई? मन में सोचते हुए भी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। सी छिंग ने पलकें झपकाई। लिन युआन कुछ बोल ही नहीं पाया था कि पकड़ा गया, फिर ऑफिस में आ गया। कहते कहते डर गई कहीं शेन यूशी नाराज ना हो जाए कि उसने पूरी बात नहीं सुनी, इसलिए फौरन जोड़ा। लेकिन देखने में तो लगा लिन युआन मानने को तैयार नहीं था। ये सुनते ही शेन यूशी को जैसे मनचाहा जवाब मिल गया हो, आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। ये तीसरी बार था जब उसे हैरान किया गया। पहली बार डिजाइन से, जो खुद कंपनी के बड़े डिजाइनर भी पूरा नहीं कर पाए, लिन युआन ने न सिर्फ पूरा किया बल्कि उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा बनाया। दूसरी बार जब उसने घर लेने से मना कर दिया, ऐसा करने वाले बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उसने कर दिखाया। तीसरी बार यानी अभी, एक अभी अभी ग्रेजुएट हुआ इंटर्न बॉस की बात मानने से इनकार कर रहा है। क्या उसे नौकरी जाने का डर नहीं है? डोंग नानफिंग की करप्शन तो पहले से उम्मीद में थी, लेकिन लिन युआन का ये बर्ताव उसकी उम्मीद से बाहर था। लगता है ये फेक बॉयफ्रेंड सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, अच्छे कैरेक्टर वाला भी है। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। शेन यूशी की सोच बीच में ही रुक गई। लिन युआन अंदर आया, हाथ में 2 कॉफी के कप लिए हुए। सी छिंग छिंग ने एक नज़र शेन यूशी की तरफ देखी, फिर पलटकर बाहर चली गई। शेन सर, आपने बुलाया मुझे? असल में शेन यूशी ने माँ की शादी वाली टेंशन से निपटने की एक स्ट्रैटेजी बना ली थी। आज लिन युआन को इसी बात के लिए बुलाया था। शेन यूशी की माँ कोई आम माँ नहीं है, दोनों के बीच सालों से ऐसे ही चलता आया है, हर तरीका आजमाया जा चुका है। लिन युआन की तरफ देखते हुए वो थोड़ा आगे झुकी, अपने गोरे और खूबसूरत हाथ टेबल पे रखे, चेहरे पे पूरी गंभीरता थी। बैठो, बोली। उसका इतना सीरियस एक्सप्रेशन देखकर लिन युआन थोड़ा नर्वस हो गया। मेरी माँ को संभालना बहुत मुश्किल है, कभी भी अचानक चेक करने आ सकती है, इसलिए मुझे तुम्हारी कुछ रोजमर्रा की चीजें चाहिए। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, कुछ नई चीजें खरीद लाना, फुर्सत में मेरे पास पहुंचा देना। लहजे में अब भी कोई गर्माहट नहीं थी, बिल्कुल ऐसे से कोई काम असाइन कर रही हो। बस माथे पे गिरा एक बाल हल्का सा सॉफ्ट लुक दे रहा था। सुबह की खूबसूरत धूप इस वक्त उसके गोरे और नाजुक चेहरे पे पड़ रही थी।
इस एंगल से लिन युआन साफ देख पा रहा था उसकी खूबसूरत आंखों में अपना ही अक्स। मानना पड़ेगा, जब ये औरत इतनी गंभीरता से देखती है तो लिन युआन का दिल भी बेवजह थोड़ा धड़क उठता है। इतना कहकर लिन युआन मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला गया। ऑफिस में सब लोग यही जानना चाहते थे कि लिन युआन अभी भी जिंदा है क्या। पहले डोंग, नानफिंग, फिर शेन सर, दोनों ही आसान में थे। बातचीत अभी रुकी थी कि लिन युआन एक हाथ में कॉफी, दूसरे में कुछ और लिए बिल्कुल आराम से अंदर आया। भाई, शेन सर ने बुलाकर क्या किया? छाता क्यों दिया? इसका मतलब क्या है? किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सबको लग रहा था इसमें जरूर कुछ खास बात है। ये छाता तो कल बारिश में मैंने शेन सर को दिया था, आज वापस मिला। ये सुनकर शायद शिव को राहत मिली। वो हुओ यान लुओ तुझसे मटेरियल बदलवाना चाह रहा था? पागल हूं क्या जो बदल दूं? मैं नहीं बदलूंगा, लिन युआन ने बिना सोचे जवाब दिया। शायद शिव को नहीं पता था ये लड़का इतना दमदार निकलेगा। तो हुओ यान लुओ ने तुझे परेशान नहीं किया? लिन युआन ने हाथ में पकड़ी कॉफी हिलाई। क्या तुझे लगता है ये परेशान करने जैसा दिखता है? कहते हुए शाह शिव की तरफ भी एक कप उछाल दिया। ये तेरे लिए, मुझे तो चाय ज्यादा पसंद है। हाथ में कॉफी देखकर शाह शिव एक पल के लिए चौंक गई। अरे यार, ये तो कंजूस आदमी था, मुझसे तो कभी नहीं दिया, इसे कैसे दे दिया? जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। शाह शिव की तो समझ ही गड़बड़ा गई। पूरा ऑफिस ही हैरान था, ये आखिर हो क्या रहा है? 3 साल पुरानी लाओ युआन बोली। डोंग नानफेंग से कुछ लेना? आज पहली बार देख रही हूँ। आज ये क्या हो रहा है? वाकई बहुत अजीब है, यकीन ही नहीं हो रहा। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि डोंग नानफिंग लिन युआन को यूं ही छोड़ देगा और ऊपर से कॉफी भी दे। इस बात में जरूर कुछ गहरी बात है। लिन युआन को भी उम्मीद नहीं थी कि कलीग इतने क्यूरियस होंगे। उसने एक लंबी सांस ली, हल्की सी बेबसी के साथ सबको देखते हुए बोला, चलो तुम सब इतने क्यूरियस हो तो सच बता ही देता हूँ। असल में शेन सर मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या? तू इतना सोच भी कैसे सकता है? ऊपर से बोल भी दिया। दोपहर में सबसे पहले कोई ना रह पाया। शेन सर तो देवी जैसी हस्ती है, कंपनी में कम के अलावा कभी किसी आदमी की तरफ देखा भी नहीं। एक नया आदमी ऐसे कैसे बोल सकता है कि शेन सर उसकी गर्लफ्रेंड है? 5 साल पुराने कर्मचारी की भी इतनी हिम्मत नहीं है। ये बात किसी और को मत सुनाना, कहीं शेन सर के कानों तक पहुंच गई तो तेरी बोलती बंद हो जाएगी। मजाक नहीं, वो सीरियस था। शेन सर कौन है? वो तो कोल्ड हार्टेड लेडी है, इतनी ठंडे दिल वाली। अगर पता चल गया कि लिन युआन पीठ पीछे उसका मजाक उड़ा रहा है तो सच में उसकी जुबान बंद करवा सकती है। ऑफिस में यूं ही बातें करते करते वक्त निकल गया। 2 बजने ही वाले थे। बस 1 मिनट में कैंटीन जाकर खाना खाने का टाइम था। ऑफ के टाइम फैमिली ग्रुप में फिर से लिन युआन को कोई नहीं छोड़ रहा था। लिन युआन की बहन लिन खेखे ने अपने लंच की फोटो शेयर की। बीफ कैसरोल, एक चिकन विंग, साथ में 1 कप योगर्ट भी। बहन की फोटो देखकर घुटन सी महसूस हुई। फौरन जवाब दिया, इतना खाकर मोटी मत होना। ये बात सुनकर मेरी भाभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? कहते हुए शेन यूशी को टैग कर दिया। लिन युआन को हैरानी हुई, क्यों हर बात में शेन यूशी को घसीट लेती है। शेन यूशी अभी कुछ बोली भी नहीं थी कि माँ तुरंत बोल पड़ी, तू और शियोशी दोपहर में क्या खा रहे हो? माँ अभी अभी ऑफिस से निकले हैं, अभी कैंटीन तक पहुंचे भी नहीं। ठीक है, कैंटीन पहुंचकर हमें भी बताना क्या खा रहे हो। वो देखना चाहती है उसकी प्यारी बहू को अच्छा खाना मिल भी रहा है या नहीं। अगर नहीं तो उसे खुद बनाकर भिजवाना होगा। लिन युआन का मन हुआ खुद को एक थप्पड़ मार ले। क्यों नहीं बता दिया कि दोपहर में काम ज्यादा है, खाना नहीं खा रहा। अब तो शेन यूशी के साथ ही खाना खाना पड़ेगा। क्या वो भी कैंटीन में खाना खाती है? यही सोचते हुए लिन युआन ने शेन यूशी को मैसेज भेजा, शेन सर, क्या मैं आपको लंच पे इनवाइट कर सकता हूँ? असल में शेन यूशी तो पहले से ही चुपके से इंतजार कर रही थी कि लिन युआन कब खुद मैसेज करेगा। उसका मैसेज देखते ही उसके खूबसूरत चेहरे पे हल्की सी शरारती मुस्कान आ गई। हुँ, इतनी होशियारी। लिन युआन को पता चल गया था ये इतना सिंपल नहीं होने वाला। ये लोमड़ी फिर से कुछ नई हरकत करने वाली है। शेन सर प्लीज मान जाइए। लिन युआन का मैसेज पढ़कर शेन यूशी के दिमाग में बेसाख्ता उसकी वो मासूम सी शक्ल आ गई जब वो सामने खड़ा माफी मांग रहा होगा। इतनी हिम्मत है तो सीधे मेरे ऑफिस आ जाओ, अच्छे से समझा दूंगी। इस वक्त सी छिंग छिंग खाना टेबल पे रख चुकी थी। शेन यूशी को फोन देखते पाकर धीरे से बोली, शेन सर, खाना रख दिया है। शेन यूशी ने बिना सिर उठाए जवाब दिया, एक और प्लेट भी लगा दो। सी छिंग छिंग वहीं ठिठक गई, लगा शायद गलत सुन लिया। शेन सर कल रात से लेकर अब तक थोड़ी अजीब हो गई हैं। जो हमेशा आधी प्लेट खाती थी, आज 2 प्लेट मांग रही हैं। तभी डोंग नानफिंग ने भी दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। शेन यूशी ने हाथ बांधे उसे देखा। डिजाइन डिपार्टमेंट में जाकर डिजाइनर को परेशान करने की बजाय मेरे पास आने की क्या वजह है? कोल्ड हार्टेड आवाज सुनते ही डोंग नानफिंग को लगा जैसे टेम्परेचर 10 डिग्री गिर गया हो। डर और घबराहट में हथेलियों और माथे पे पसीना आने लगा। शेन सर, माफ कीजिए, मेरी सास बहुत बीमार है, इसलिए मजबूरी में मटेरियल बदलने का सोचा। आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नहीं करूंगा कहकर हो गया क्या? मटेरियल बदलना? ओनर से बात करने की बजाय डिजाइनर को कर लिया। क्या तुमने सोचा भी कि अगर ओनर ने डिजाइन ही बदल दिया तो? उसकी आवाज ऐसे लग रही थी जैसे तलवारें एक साथ डोंग नानफिंग पे चल रही हों। डोंग नानफिंग की सांस लगभग रुक गई, दोनों पैर कांपने लगे। शेन सर, सॉरी, आगे कभी नहीं करूंगा। सच में अपनी गलती समझ आ गई है। शेन यूशी हल्का सा मुस्कुराई। ऑफिस में उसकी खूबसूरत आवाज गूंजी, मैं कभी माफी स्वीकार नहीं करती। गलती की है तो उसकी कीमत चुकानी होगी। आज एक डोंग नानफिंग को माफ कर दिया तो कल 10 और डोंग नानफिंग पैदा हो जाएंगे। डोंग नानफिंग की सांस अटक गई, दिमाग सन्न हो गया, खत्म हो गया।
घर में बूढ़े भी हैं, बच्चे भी, ऊपर से सास भी अस्पताल में है। बच्चा जल्द ही मिडिल स्कूल जाने वाला है। हर तरफ पैसों की ज़रूरत है। पूरे घर में कमाने वाला बस वो अकेला है। नौकरी गई तो पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। शेन यूशी कुछ और कहने ही वाली थी कि फ़ोन बज उठा। आमतौर पर शेन यूशी पहले इस दीमक को निपटाती, लेकिन अब लिन युआन के फैमिली ग्रुप के मैसेज उसे ज़्यादा ज़रूरी लगने लगे थे। फ़ोन उठाया, देखा लिन युआन का मैसेज है। उसकी पतली उंगलियां फ़ोन पे तेज़ी से चलने लगीं। अब से शेन सर मत बुलाना, आदत खराब हो जाएगी तो अच्छा नहीं। लिन युआन एक पल के लिए चौंका, फिर राहत की सांस ली। तो अब से मैं भी सबकी तरह तुझे शियोशी बुलाऊं, शियोशी। खाना खाने का टाइम हो गया। शेन यूशी टेबल पे बैठी अपनी खूबसूरत आंखों से फोन स्क्रीन को एकटक देख रही थी। कुछ देर सोचकर लाल होंठ हल्के से सिकुड़ गए। चेहरे पे थोड़ी अजीब सी झिझक आ गई। शियोशी और शेन सर में फ़र्क है। पहला थोड़ा फॉर्मल है, दूसरा अजीब लगता है। फैमिली ग्रुप में तो सब बड़े हैं, उन्हें ऐसे बुलाना ठीक है। लेकिन वो तो लिन युआन से 4 साल बड़ी है, क्या उसे दीदी नहीं बुलाना चाहिए? लिन युआन को फौरन समझ आ गया। तो अब से मैं तुझे शीली बुलाऊंगा। अभी भी टेबल के सामने खड़ा डोंग नानफिंग माफी मांगते हुए ऐसे लग रहा था जैसे सजा का इंतजार कर रहा कोई कैदी हो। जिंदा रहेगा या नहीं, कम से कम कुछ तो बोलिए। लेकिन शेन सर तो कुछ बोल ही नहीं रही, बल्कि बिना किसी परवाह के फोन देखती जा रही थी। वो शेन यूशी को घूरता रहा। सांस तक लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। शेन यूशी लिन युआन का मैसेज पढ़कर हल्की से मुस्कुराई। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे लिली का फूल खिला हो, बिल्कुल साफ और खूबसूरत। डोंग नानफिंग ने कभी शेन सर को इतनी सच्ची मुस्कान के साथ नहीं देखा था। खूबसूरत तो थी, लेकिन इस वक्त उसका दिमाग अपने गंदे कामों में उलझा हुआ था। हिम्मत तो पहले से ही जवाब दे चुकी थी। शेन यूशी ने पैर थोड़े हिलाए, पीछे टिककर आरामदायक पोजीशन ली। लिन युआन से चैट करना जारी रखा, सामने खड़े सांस रोके डोंग नानफिंग को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। शी, दीदी क्या खाना चाहती हो? तुम बुलाओ, बिल पे मैं दूंगा। मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं, सी चिंग पहले ही तुम्हारे लिए खाना ला चुकी है। बड़ी दीदी ही सब कुछ है। शेन यूशी के मैसेज का जवाब देते हुए लिन युआन फौरन ऑफिस से निकलकर लिफ्ट की तरफ चला गया। वहां से निकलते ही शेन यूशी के ऑफिस से एक ठंडी सी आवाज सुनाई दी, अपना सामान समेटो और निकल जाओ। डोंग नानफिंग सच में इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता था, चाहे बेनिफिट्स हों या वर्किंग एनवायरनमेंट। यहाँ सब कुछ अच्छा था। यहाँ से निकलने के बाद शायद ऐसी नौकरी दोबारा मिलनी मुश्किल होगी। शेंसर, शैन यूशी कुर्सी पर टिकते हुए, अब उसे जवाब देने का मन ही नहीं हुआ। ठंडे लहजे में बस इतना बोली, बाहर निकल जाओ। डोंग नानफेंग मन ही मन गिड़गिड़ाना चाहता था, लेकिन शेंग यूशी की उस ठंडी और खतरनाक नज़र को याद करके हिम्मत नहीं जुटा पाया। बस एक लंबी सांस लेकर चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही दरवाजे पे खड़े लिन युआन से नजर मिली। लिन युआन ने उसकी पीठ देखकर एक पल के लिए तरस भी महसूस किया, लेकिन क्या करें, गलती गलती ही होती है। किसी भी वजह से करप्शन जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। लिन युआन की नज़र में ऐसे लोगों के जाने का कोई अफसोस नहीं। वैसे भी बड़ी दीदी का यह फैसला काफ़ी दमदार था। सिर्फ 2 घंटे में ही उसे नौकरी से निकाल दिया। लिन युआन ने एक लंबी सांस ली। लगता है खुद को बचाना है तो इससे कम ही पंगा लेना बेहतर है। लिन युआन को आता देख शेंग यूशी की आंखों की सारी सख्ती पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह एक हल्की सी खूबसूरत चमक आ गई। उसने टेबल पर लगे खाने की तरफ इशारा किया, अभी आता है, थोड़ा रुको। लिन युआन ने सिर हिलाया, फिर टेबल की तरफ देखा। देखते ही पूरी तरह हैरान रह गया। वेजिटेबल सलाद, खीरे का सलाद, हरी सब्जी की भुजिया और मीठे खट्टे कमल के फूल। सब्जियां तो बहुत थीं, लेकिन एक भी नॉनवेज नहीं था। अब ये कैसे खाए? लिन युआन को चुप देखकर शेन यूशी ने पूछा, क्या पसंद नहीं आया? पसंद आना तो दूर की बात, समझ ही नहीं आ रहा। कहाँ से शुरू करूं? मन में तो बस यही सवाल था, बड़ी दीदी, तुम कब से इतनी सादगी वाली बन गई? इतने करोड़ों की मालकिन होकर इतना सिंपल खाना खाती हो। लंच बहुत अच्छा था, अगली बार जरूरत नहीं। लिन युआन ने लंबी सांस लेते हुए टेबल के पास बैठ गया, लेकिन शेन यूशी हैरान रह गई। अच्छा लगा तो अगली बार जरूरत क्यों नहीं? लिन युआन की बात सुनकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आया। दरवाजे के बाहर दस्तक हुई। सी छिंग छिंग खाना लेकर वापस आ चुकी थी। अंदर आते ही अनजाने में टेबल की तरफ देखा। अगले ही पल उसकी आंखें बड़ी हो गईं। शेन यूशी को उम्मीद नहीं थी सी छिंग छिंग की ऐसी रिएक्शन होगी। थोड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ? सी छिंग छिंग को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे हमेशा से लगता था शेन सर जैसी औरत का बॉयफ्रेंड कोई सुपर पावरफुल बॉस टाइप बंदा ही होगा, तभी शेन सर की कोल्ड पर्सनालिटी के लायक होगा। लेकिन ये तो सोच भी नहीं सकती थी कि ये नया इंटर्न लिन युआन निकलेगा। लिन युआन तो हमेशा मुस्कुराता, विनम्र और कभी कभी मजाकिया लगता था। ऐसा टेम्परामेंट तो किसी पावरफुल बॉस जैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या शेन सर को ये टेस्ट पसंद है? ये तो सोचकर भी हैरानी होती है। शेन यूशी ने उसे बिना हिले देखा तो कोल्ड हार्टेड आंखों में हल्की सी शरारत आई। ऐसे क्यों बुद्ध बनी खड़ी है? मैं तुझे भी खाना खिलाती हूँ। सी छिंग छिंग हमेशा से थोड़ी घबराई हुई सी रहती थी, बिल्कुल असिस्टेंट जैसी नहीं लगती थी। ये सुनते ही सी छिंग छिंग ने फौरन हाथ हिलाकर मना किया। शेन सर आप खाइए, मैं बाहर जाती हूँ, कहकर जल्दी से बाहर भाग गई। उसे शेन सर के साथ खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था। शेन सर तो इन दिनों फिगर मेंटेन करने के चक्कर में खरगोश जैसा खाना खाती है, और वो तो प्रोफेशनल खाने वाली है, खरगोश नहीं बनना चाहती। अभी अभी खाना लेते वक्त उसने खुद देखा था, कैंटीन में आज कोर्क नक्कल भी था। सी छिंग छिंग के जाते ही बड़े से ऑफिस में सिर्फ लिन युआन और शेन यूशी बचे। शेन यूशी लिन युआन के बगल वाले सोफे पे बैठी थी, अपनी खूबसूरत टांगें क्रॉस किए हुए।
टेबल पे पहले से रखे चॉपस्टिक्स उठाए, अपनी गोई और लंबी उंगलियों से हल्का सा टमाटर का टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला। फिर लाल होंठ हिलने लगे। ऐसी खूबसूरत लड़की को खाते देखकर लिन युआन ने थूक निकला। ये खाने की चाहत में नहीं, बल्कि सच में समझ नहीं आ रहा था खाना कैसे शुरू करे, ये कैसे खाया जाए भाई। लिन युआन को थोड़ी उत्सुकता हुई। शीली, आप रोज ऐसे ही खाना खाती हो क्या? इन दिनों एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, फिगर मेंटेन करने के लिए हल्का खाना ही खाना पड़ता है। शीन यूशी ने कहकर फिर एक टमाटर का टुकड़ा उठाया। लिन युआन हैरान रह गया। इतनी पतली होकर भी डाइट पे है, ये तो कमाल है। सच कहूँ तो शेन यूशी की बॉडी सच में बहुत अच्छी थी। 5 फीट 7 इंच की हाइट, गर्दन भी बिल्कुल लंबी और परफेक्ट, बाजुओं पे तो 1 ग्राम भी एक्स्ट्रा फैट नहीं, कमर इतनी पतली कि एक हाथ में आ जाए, टांगे भी लंबी और सीधी, त्वचा भी बेहद अच्छी, चमकदार और गोरी, ऐसी लगती है मानो छूने से पानी निकल आए। ऐसी परफेक्ट बॉडी वाली को भी वेट लॉस करना है, ये देखकर लिन युआन के चेहरे का हैरान एक्सप्रेशन देखकर शेन यूशी को हंसी आ गई। उसकी आंखों में हल्की सी खुशी झलक गई। तारीफ करने से सैलरी नहीं बढ़ जाएगी, मानना पड़ेगा। ये छोटा भाई जैसा लड़का तारीफ करना अच्छे से जानता है। लगता है उसके मन में मेरी इमेज बहुत अच्छी है। सेहत ही सबसे बड़ी बात है, फिगर तो बस एक्स्ट्रा पॉइंट है। कहते हुए उसने टेबल पर रखी हरी सब्जी की तरफ देखा। आज चिकन लेग भी लाना चाहिए था। वो नहीं खाएगी तो कोई बात नहीं, खुद तो खाना ही पड़ेगा। लिन युआन फौरन उठकर सीईओ के ऑफिस से बाहर भागा। चिकन लेग लेने जाना था, लंच में मीट ना हो तो कैसे चलेगा। लिन युआन की पीठ देखकर शेन यूशी की खूबसूरत आंखों में हल्की सी बेबसी आ गई। खाना खाते खाते ये कहाँ चला गया? ऑफिस से निकलते ही लिन युआन पहली मंजिल की कैंटीन की तरफ गया। 2 चिकन लेग लिए, देखा वहां कुछ बीज भी थे तो एक और भी ले लिया। चिकन लेग के साथ बीज भी। हर बार शेन यूशी के डाइट पे होने की सोचकर रास्ते में एक योगर्ट भी उठा ली। फिर अपनी प्लेट लेकर फौरन वापस सीईओ के ऑफिस की तरफ दौड़ा। लिन युआन के जाते ही शेन यूशी ने चॉपस्टिक्स उठाना छोड़ दिया। वापस अपनी टेबल पे बैठकर फाइल देखने लगी। 2 पन्ने भी नहीं पलटे थे कि लिन युआन की आवाज़ सुनाई दी। शी दीदी, ये लो, हमारी कैंटीन के चिकन लेग सच में बहुत बढ़िया हैं। सर्दी का मौसम था, टेम्परेचर कम था। लिन युआन को डर था कहीं ठंडा ना हो जाए, इसलिए तेज दौड़ते हुए आया था। अभी अभी अंदर आया था तो थोड़ा हाँफ रहा था। बालों के नीचे माथे पे भी हल्का पसीना आ गया था। दोनों हाथों में डिस्पोजेबल टिफिन बॉक्स लिए मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। साफ सुथरा दिखने वाला ये लड़का, उसे देखते वक्त उसकी आंखों और चेहरे पे पूरी मुस्कान थी। शिन यूशी एक पल के लिए चौंक गई। तो इसीलिए इतनी जल्दी में था, बस मेरे लिए चिकन लेग लाने के लिए? ये छोटा भाई जैसा लड़का तो सच में बहुत केयरिंग लगता है। खाना लाना था तो इतनी जल्दी क्यों की? फिर भी चेहरा बिल्कुल भावहीन बनाए रखा। बस उसने टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकालकर आगे बढ़ाया। टिश्यू के साथ शिन यूशी की खास खुशबू भी हवा में फैल गई। एक रिपोर्ट के हिसाब से पसंदीदा खुशबू सूंघने से इंसान बेवजह रिलैक्स हो जाता है और मूड भी अच्छा हो जाता है। लिन युआन को लगा ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। ये दूसरी बार था जब उसने शेन यूशी की खुशबू सूंघी। ये परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी फूलों जैसी खुशबू, लिली और चमेली मिली हुई, बहुत हल्की सी। लिन युआन को ये खुशबू बहुत पसंद आई। उसने बेधड़क होकर टिश्यू पकड़ लिया। दोनों की उंगलियां छुई तो साफ महसूस हो गया उसकी उंगलियों की सॉफ्टनेस। दोनों वापस सोफे पर बैठ गए। लिन युआन ने चॉपस्टिक्स उठाकर एक चिकन लेग शिन यूशी की प्लेट पर दिया। खूबसूरत लड़कियों को हमेशा चिकन लेग पसंद आता है। ये तो कैंटीन का मस्ट हैव आइटम है। तेज दौड़कर आने की वजह से चिकन लेग अभी भी गर्मा गर्म था। लिन युआन इससे बहुत संतुष्ट था। कहकर दूसरा चिकन लेग खुद अपनी प्लेट में रख लिया। चिकन लेग सेट करने के बाद लिन युआन ने योगर्ट भी शेन यूशी के सामने रख दिया। डाइट में योगर्ट पीना सबसे अच्छा होता है, पेट की सेहत के लिए भी बढ़िया है। सामने रखे योगर्ट और प्लेट में रखे चिकन लेग को देखकर दिल में एक अजीब सा एहसास फैलने लगा। ये केयर सच में दिल से थी, ईर्ष्या नहीं, जानबूझकर खुश करने की कोशिश भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके फैमिली ग्रुप के बड़े होते हैं। बिल्कुल नेचुरल, सच्चा और कैजुअल, बहुत आरामदायक फील होता है। नहीं पता था इस बेफिक्र लड़के में इतना केयरिंग साइड भी है। सिर्फ गरम चिकन लेग खिलाने के लिए पसीना बहाकर दौड़ा और डाइट का ख्याल रखते हुए योगर्ट भी खासतौर पर साथ लाया। उसे देखते हुए शेन ऋषि के दिल में बेवजह ही एक अच्छा सा एहसास पटने लगा। सही उम्र, अच्छी स्किन, हैंडसम, टैलेंटेड भी, ऐसे लड़की को तो सबको पसंद आना चाहिए। फिर इसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? शेन यूशी की खूबसूरत आंखों में उत्सुकता आ गई। लिन युआन को देखते हुए पूछा, प्यार क्यों नहीं करते? लिन युआन ने मुंह में रखा खाना निगला। ये सवाल तो एकदम सीधा पूछ लिया, आप खुद क्यों प्यार नहीं करती? शेन यूशी को उम्मीद नहीं थी लिन युआन पहले उसे ही सवाल कर बैठेगा। वो हल्के से बोली, प्यार का मतलब है शादी, और शादी तो एक तरह का जुआ है। लेकिन सच तो यह है, जुआ खेलने वाला हमेशा हारता है। मुझे जुआ पसंद नहीं। लिन युआन ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं तो इतना गहराई से नहीं सोचता, बस कोई मुझसे प्यार करने वाला ही नहीं मिला। कहकर एक और पोर्क नक्कल का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था और पूरा ध्यान इंटरनेशनल कंपटीशन पे लगा रखा था। उसे तो टाइम कम पड़ने का ही अफसोस था। गर्लफ्रेंड ढूंढने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसा सीधा सच्चा जवाब सुनकर शेन यूशी हंसी रोक नहीं पाई, तुरंत हंस पड़ी। उसे इस तरह हंसते देखकर, उसकी आंखों में खुशी की चमक और लाल होठों की मुस्कान देखकर लिन युआन को लगा जैसे पूरे ऑफिस का टेम्परेचर बढ़ गया हो। वो सच में बहुत खुलकर हंस रही थी। लेकिन आप बता सकती हैं इसमें हंसने वाली क्या बात है? आप इतनी सच्चाई से हंस रही हैं तो मुझे अजीब लग रहा है। लिन युआन की मासूम सी नजरें देखकर शेन यूशी की हंसी और बढ़ गई।
बस सोच रही थी वजह इतनी सिंपल कैसे हो सकती है। इतना अच्छा लड़का और कोई पसंद ही नहीं करता। मैं तो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ। अभी उम्र ही क्या है, माँ शादी के लिए क्यों इतनी परेशान है। जैसे शादी ना करूँ तो पूरे खानदान का अपमान हो जाएगा। आंटी की बात सुनते ही शैन्युषी को याद आया, अरे हाँ, फोटो अभी खींची ही नहीं, कहकर फौरन फोन उठाया। इतनी जरूरत कैसे भूल गई। फौरन फैमिली ग्रुप में जाकर एक फोटो खींचकर ग्रुप में भेज दी। सु चुइफेन शेन यूशी के मैसेज का आधे घंटे से इंतजार कर रही थी। फोन बजते ही बर्तन धोना छोड़कर फौरन ग्लव्स उतारे, फोन उठाया। सच में बहू का मैसेज था। उत्साह से फोटो खोलकर देखा, लेकिन जितना देखा उतना ही कुछ गड़बड़ लगने लगा। ये दोनों प्लेटें इतनी दूर दूर क्यों हैं? आमतौर पे तो ये स्वीट पीरियड है, दो को तो एक साथ बैठकर खाना चाहिए। लेकिन फोटो में एक प्लेट बाएं ऊपर कोने में है, दूसरी दाएं ऊपर कोने में। इसका मतलब दोनों बहुत दूर बैठे हैं। इधर लिन युआन ने भी शेन यूशी को फोटो भेजते देख चॉपस्टिक्स रखकर फोन उठाया, माँ के जवाब का इंतजार करने लगा। आमतौर पर शेन यूशी की बात के 3 सेकंड में ही माँ का जवाब आ जाता था, लेकिन आज आधा मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके मन में शक हुआ, जरूर कुछ गड़बड़ है। फौरन शेन यूशी की भेजी फोटो खोलकर देखी। देखते ही समझ आ गया गड़बड़ कहाँ है। माँ दिखने में भले लापरवाह लगे, लेकिन जब बात उसकी शादी की हो तो पूरी बारीकी से सब देखती है। इस फोटो में गड़बड़ है। लिन युआन ने शेन यूशी को सिंपल तरीके से समझाया, साथ ही माँ का इस वक्त का मूड भी काफी हद तक समझा दिया। लिन युआन की बात सुनकर शेन यूशी को भी लगा, हाँ सच में गड़बड़ है, अब क्या करें। सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि दोनों की साथ वाली फोटो भेजकर ठीक किया जाए। लेकिन ये मांगना थोड़ा अजीब लगता है। शेन यूशी ने लिन युआन की तरफ देखा। वो अभी फोन में कोई तरीका सोच रहा था। क्यों ना एक हाथ पकड़े हुए फोटो भेज दे, इससे मसला हल हो जाएगा। बस हाथ पकड़ने वाली फोटो ही तो खींचनी है। शेन यूशी बिना झिझक लिन युआन के पास जाकर बैठ गई। उसकी खुशबू आसपास फैल गई। शेन यूशी की खूबसूरत आवाज गूंजी, हाथ दो। लिन युआन एक पल के लिए चौंक गया। बेसाख्ता पलकें झपकाईं। हालांकि खुद भी सोच रहा था शेन सर का हाथ पकड़ूं, लेकिन अब जब सच में करना पड़ा तो थोड़ा घबरा गया। पलकें झपकाकर आराम से हाथ आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल शेन यूशी की हल्की ठंडी बांह उसकी बांह पर टिक गई। लंबी और पतली उंगलियां धीरे धीरे उसकी बांह के ऊपर चढ़ते हुए आखिरकार उसकी हथेली पे आ गईं। फिर धीरे से उंगलियां आपस में फंसा दी। बड़ी दीदी की हथेली हल्की ठंडी थी। हाथ की स्किन बहुत मुलायम और सॉफ्ट। ऐसा हाथ पकड़ते हुए लिंगवान का दिल बेवजह तेज धड़कने लगा। बचपन में अपनी बहन के अलावा उसने कभी किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा था। शेन यूशी भले इतनी बिंदास दिख रही थी, लेकिन असल में मन ही मन घबराई हुई थी। यहाँ तक कि आवाज में भी हल्की सी घबराहट थी। ये उसका पहली बार था किसी लड़के का हाथ पकड़ना। खासकर जब उसने हल्का सा दबाव डाला तो एक अजीब सा सुरक्षित एहसास और छुपी हुई उत्तेजना दोनों साथ महसूस हुई। लिन युआन ने फोन उठाकर फौरन क्लिक कर दिया। पूरा प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ था। फोटो में लड़के का हाथ लड़की के गोरे और लंबे हाथ को पूरी तरह ढके हुए था। देखने में बहुत प्रोटेक्टिव लग रहा था। लंच को बैकग्राउंड बनाकर एक गर्माहट सी झलक रही थी। लिन युआन इस फोटो से बहुत खुश हुआ। फोन शेन यूशी के सामने पकड़ा, मेरी फोटोग्राफी अच्छी है ना? शेन यूशी शर्माते हुए भी सामान्य दिखने की कोशिश करते हुए लिन युआन को देख रही थी। पहले हाथ छोड़ो, फिर बात करो। हाथ पकड़ने की आदत लग गई क्या? अभी तक छोड़ा क्यों नहीं? लिन युआन एक पल चौंका। बेसाख्ता अपने हाथ की तरफ देखा। अरे अभी भी नहीं छोड़ा था? नहीं दीदी, सुनो तो जरा। तभी फोन बजा, फौरन हाथ छोड़ दिया। देखा तो सच में अपनी माँ को अच्छे से समझता है। सू चुइफेन का जवाब आ गया था, बेटा सिर्फ खुद खाने में मत लगे रहना, उसका भी ध्यान रखना। सू चुइफेन का मैसेज देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली। शायद अभी अभी उंगलियां फंसाने की वजह से हवा में थोड़ा अजीब सा माहौल था। दोनों में से किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चॉपस्टिक्स उठाकर खाना खाने लगे। खाना लगभग खत्म होने वाला था कि शेन यूशी का फोन बज उठा। कॉलर आईडी में माँ लिखा था। कॉल उठाते ही एक पल के लिए साफ दिखा उसकी खूबसूरत आंखों में हल्की सी बेबसी। लिन युआन कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाता रहा। तुम्हारे पापा ने कहा है अगर तुम पूरी जिंदगी ऐसे ही रहना चाहती हो तो जल्दी बता दो। सच में हम 2 बच्चे गोद ले लेंगे ताकि बुढ़ापे में तुम्हारा ख्याल रख सकें। इस तरह शेन खानदान की विरासत भी किसी को मिल जाएगी। चाहे तुम शादी ना करो, हम फिर भी तुम्हें बेटा बेटी दोनों दे देंगे। फोन के दूसरी तरफ एक मिडल एज महिला की आवाज थी। लहजा अच्छा था, आवाज नरम, लेकिन शब्द बहुत चुभने वाले थे। मुझे तो सोचकर हैरानी हुई, इस बड़ी दीदी की माँ तो मेरी माँ से भी ज्यादा सख्त निकली। बॉयफ्रेंड नहीं है तो सीधा बच्चे गोद लेने की बात, इससे बुरा क्या हो सकता है। शेन यूशी को तो जैसे इस तरह की शादी की टेंशन की आदत सी हो गई थी। बिना किसी एक्सप्रेशन के हल्के से बोली, अगर आप गोद लेना चाहती हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मैं अपने बॉयफ्रेंड को समझा दूंगी कि वो मेरे पापा की नाजायज औलाद है। लोगों की बातों से बचने के लिए मुझसे पलवाया जा रहा है। वैसे भी शेन खानदान इतना बड़ा है, नाजायज बच्चा होना कोई अजीब बात नहीं। लहजा ऐसा था जैसे मौसम की बात कर रही हो। मैं तो खाना खाते खाते हैरान रह गया। फोन के दूसरी तरफ वाली को इस लहजे से कोई हैरानी नहीं हुई। लगता है ऐसी बहस पहले भी होती रही है, लेकिन उससे हैरानी इस बात की हुई, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? शेन यूशी ने एक नज़र लिनवान की तरफ देखी, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, है। फोन की दूसरी तरफ वाली को शक हुआ, कहीं फिर से हमें टालने के लिए खुद ही ड्रामा तो नहीं रच रही, कोई फेक अकाउंट बनाकर हमसे बात तो नहीं कर रही। मैं तो बता दूं, सच छुपती नहीं, अनुभव हमेशा जीतता है। सच में है या नहीं, खुद आकर देख लो तो पता चल जाएगा। मुझे काम बहुत है, ज्यादा बात नहीं कर सकती।
शेन यूशी ने कहकर फौरन फोन काट दिया। बस इस एक कॉल से मैं समझ गया ये आंटी वाकई आसान नहीं है। मैंने धीरे से पूछा, शी दीदी ये आंटी थी क्या? शेन यूशी ने सिर हिलाया। अभी भी पिछली उलझन से पूरी तरह बाहर निकली थी। सब सुन ही लिया तो पूछने की क्या जरूरत। वो उठकर पानी का गिलास लेकर खिड़की के पास चली गई। तो इसीलिए मैंने तुमसे कपड़े लाने को कहा था, और सिर्फ कपड़े ही नहीं, साथ में एक साथ रहने का नकली माहौल भी बनाना है। मैंने थूक निगला। तो क्या सच में वो आने वाली है? मतलब हम दोनों को साथ भी रहना पड़ेगा? शेन यूशी ने हाथ बांधे, आंखों में साफ यकीन झलक रहा था। बिल्कुल सही सुना। जब से फैमिली ग्रुप में साथ रहने की बात कही थी तब से खुद ही सोच रही थी अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। नहीं पता था बड़ी दीदी ये नाटक इतना आगे ले जाएगी। दिमाग में बेसाख्ता बड़ी दीदी के साथ रहने के दिनों की कल्पना आने लगी। सिल्क की नाइटी पहनकर मालिश करती हुई, साथ में वो प्यारी सी कोल्ड आवाज। एहसास हुआ दिमाग में सपने चलने लगे हैं। फौरन खुद को होश में लाया। सी छिंग छिंग अभी अभी खाना खाकर वापस आई थी। सोच रही थी अंदर जाकर देख ले शेन सर का खाना खत्म हुआ या नहीं, ताकि बर्तन साफ करवा दे। लेकिन दरवाजे पे पहुंचते ही शेन सर की आवाज सुनाई दी, एड्रेस भेज देती हूँ, शाम को आना, ऑफिस के बाद मिलते हैं। ये सुनते ही सी छिंग छिंग का चेहरा साफ लाल पड़ने लगा। हे भगवान, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं ये दोनों। अभी एक ही दिन हुआ और शाम को मिलने की बात हो रही है। 2 दिन बाद तो पता नहीं क्या होगा, शायद शेन सर मैटरनिटी लीव पे भी चली जाए। सी छिंग छिंग अभी हैरान खड़ी थी कि मैं ऑफिस से बाहर निकल आया। सी छिंग छिंग शर्माते हुए एक अजीब सी मुस्कान बनाकर बोली, डिजाइनर जी हेलो, अब तो मैं शेन सर का बॉयफ्रेंड हूँ। कहीं भविष्य में इसका रवैया ठीक ना लगा तो शेन सर मुझे बदल भी सकती हैं, ये सोचकर रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने उसे देखा, हंसी भी आई और अजीब भी लगा, लेकिन समझाने को कुछ था भी नहीं। ऐसी बातों में जितना समझाओ उतना और उलझती हैं। डिज़ाइन डिपार्टमेंट में वापस आया तो जगह खाली सी थी, ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं बैठ गया, इंटरनेशनल डिज़ाइन वेबसाइट लॉगिन की, रजिस्ट्रेशन वाला टैब खोला। ऊपर लिखा आया, बधाई हो, रजिस्ट्रेशन सफल रहा, कंपटीशन 18 दिसंबर से शुरू होगा। लगता है रजिस्ट्रेशन हो गया। 18 तारीख में, अभी 2 हफ्ते बाकी थे। पेज बंद करते वक्त अचानक देखा आज की नोटिफिकेशन में 90 से ज़्यादा मैसेज आए हैं। खोलकर देखा तो पता चला किसी ने कुछ दिन पहले पोस्ट किए मेरे डिज़ाइन के नीचे चैलेंज किया है। चैलेंज करने वाले का नाम था लियाओ युआन मूगे, जिसके काफ़ी फॉलोअर्स हैं, थोड़ा सा नेट फेमस डिज़ाइनर है। हाँ, लियाओ युआन मूगे ने लिखा था, माफ़ी चाहूँगा लेकिन मेरी नज़र में ये काम बिल्कुल कूड़ा है, कोई खासियत नहीं, सिंपल स्टाइल की झलक तक नहीं है। ऐसा डिज़ाइन तो बहुत ही घटिया है। साथ में उसने अपना एक ऐसा ही थीम वाला सिंपल डिज़ाइन पोस्ट कर दिया था। फिर तो कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों को लगा मूगे का डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छा है, मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से बेहतर फिट बैठता है, डिज़ाइन बनाना मुश्किल है लेकिन जज करना बड़ा आसान है। लगता है मूगे का डिज़ाइन ही असली मास्टरपीस है। युआन शेन का डिज़ाइन कुछ खास नहीं, कोई अलग बात नहीं दिखती। शांत रहो, ये मूगे बस युआन शेन के नाम पे पॉपुलैरिटी बटोरने आया है क्या? ये क्या बकवास है? घर में बैठकर बकवास मत करो, ज़रा देखो मूगे के कितने फॉलोअर्स हैं। पॉपुलैरिटी बटोरने की बात करने वालों को हम मूगे के फैंस मानने को तैयार नहीं। इस लियाओ युआन मूगे डिज़ाइनर के बारे में मुझे भी थोड़ा पता था। 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इस वेबसाइट पे। इतने फॉलोअर्स सच में कम नहीं होते। असल में ये डिज़ाइन मैंने ऐसे ही बना दिया था, ज़्यादातर क्लाइंट्स की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए। आजकल ज़्यादातर लोग सिंपल स्टाइल ही पसंद करते हैं। मेरा ये डिज़ाइन मुख्य रूप से जगह बढ़ाने के लिए बनाया गया था। सिंपल रहते हुए भी कुछ एक्स्ट्रा स्क्वायर मीटर स्पेस निकाल दिया, ऐसी जगह जहाँ हर इंच जमी कीमती है। ये डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट है। कमेंट्स में कुछ लोगों को मेरा डिज़ाइन अच्छा लगा, कुछ को लगा लियाओ युआन मूगे का डिज़ाइन ही सिंपलिसिटी को असली मायने में जीता है। मुझे कमेंट्स में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, आखिर हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है। लेकिन लियाओ युआन मूगे के डिज़ाइन से मुझे बड़ी परेशानी थी। टाइटल में तो सिंपल लिखा है, लेकिन डिज़ाइन का सिंपल से कोई लेना देना नहीं, बल्कि पूरा विंटेज है। खासकर किचन का दरवाज़ा गोलाकार ईंटों वाली दीवार से बना है। दीवार सीमेंट फिनिश है, फर्श भी सीमेंट का ही है। लगता है जैसे कोई गोदाम हो, वहाँ बैठकर जंगली मुर्गी को बुलाया जा सकता है। मैं खुद को रोक नहीं पाया, कमेंट कर दिया, भाई टॉपिक सेट कर बात नहीं कर रहा। लेकिन क्या आपने सोचा जो लोग इसमें रहेंगे उन्हें कैसा फील होगा? वापस बंदर के ज़माने में जाने जैसा है क्या? ऐसा डिज़ाइन देखकर तो मुझे बात करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। ये मास्टरपीस तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं है। डिज़ाइन सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं होता, बल्कि रहने वालों की सहूलियत के लिए भी होना चाहिए। इस गोल दरवाजे से आना जाना करते वक्त कमर झुकानी पड़ेगी, बिल्कुल असुविधाजनक। बकवास तो बकवास, लेकिन फिर भी मैंने तय किया खुद एक नया डिज़ाइन बनाकर पिछली कमी पूरी करवा। मैंने वेबसाइट बंद की, टेबल पे रखी पेंसिल उठाई, हल्का सा स्केच बनाने की तैयारी में था। इस वक्त खाना खाने वाले लोग वापस आ चुके थे। 1:30 थे। कोई धीरे से बातें कर रहा था, कोई फोन चला रहा था। शाह शियू ने मुड़कर देखा तो मैं पेंसिल पकड़े टेबल पे झुका हुआ था, बिल्कुल गंभीर दिख रहा था। उत्सुकता से पूछा, छोटे लिन क्या कर रहा है? आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है, ढेर सारे डिज़ाइन सॉफ्टवेयर भी हैं, हाथ से बनाने से कहीं आसान होता है सॉफ्टवेयर से डिज़ाइन बनाना? ज़्यादातर डिज़ाइनर तो सीधे कंप्यूटर पे ही डिज़ाइन करते हैं। मुझे तो पहले कागज़ पे डिज़ाइन बनाना ज़्यादा पसंद है, संतुष्ट होने के बाद अपलोड करता हूँ। लिन युआन को हमेशा से हाथ से बनाना पसंद था, बिल्कुल जैसे रफ नोट्स बनाई जाती हैं, फिर उसी के हिसाब से फाइनल कॉपी बनती है।
मैं बोलते बोलते भी हाथ नहीं रोका। ये सुनकर शाशियो को हैरानी हुई कि मैं अब भी हाथ से डिज़ाइन बना रहा हूँ। सॉफ्टवेयर से तो 3 मिनट में हो जाता, हाथ से पूरा 1 घंटा लगेगा। ऊपर से बार बार सुधारना भी पड़ेगा, फिर भी कंप्यूटर जितनी सफाई नहीं आएगी। ये सुनकर शाशियो ही नहीं, साथ आए और लोग भी हैरान रह गए। यकीन नहीं हुआ। युआन भाई, तुम्हें हाथ से डिज़ाइन बनाना आता है? छोटे वांग ने अपना चश्मा ठीक करते हुए मेरी तरफ आया। असल में देखना चाहता था मेरा डिज़ाइन। आखिर कंपनी में आते ही एक ही डिज़ाइन से बड़े डिज़ाइनरों को पीछे छोड़ने वाले का काम कोई भी देखना चाहेगा। सच में सीखनी चाहत में मेरा काम देखना चाहता था। छोटे वांग को आता देख मैं मुस्कुराया। क्या चोरी सीखने आए हो? कहकर खुले दिल से अपना स्केच दिखा दिया। असल में तो अभी सिर्फ घर की बनावट के अलावा कुछ खास नहीं दिख रहा था। दोनों को कुछ खास समझ नहीं आया। क्या समझ आता? अभी तो डिज़ाइन शुरू भी नहीं किया। भाई तुम्हें कैसे पता चलेगा? नहीं समझ आया कि ये सिंपल स्टाइल है? मैंने पूछा। छोटे वांग ने सिर हिलाकर गंभीरता से कहा, नहीं समझा। ये सुनकर शाशु को भी उत्सुकता हुई। पास आकर देखा। छोटे वांग को ना समझ आने वाली सिंपलिसिटी देखी। एक नज़र देखते ही मुझे घूरते हुए बोली, बस करो, तुम बस छोटे वांग को तंग करना जानते हो। ये तो बस एक लेआउट है, इससे स्टाइल कैसे पता चलेगा? मैं मुस्कुराया। अच्छा शाह भाई, तुम आमतौर पे कुनान देखते हो क्या? कुनान इंटरनेशनल वेबसाइट का शॉर्ट नाम है। इंग्लिश नाम का हिंदी ट्रांसलेशन कुनान है। शाह शिव भी पुराना डिज़ाइनर है। कुनान न देखे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? मुझे दिखाना चाहते हो क्या? वैसे कुनान की बात चली है तो बताता हूँ। कल रात दो बड़े डिज़ाइनरों में झगड़ा हो गया था। लू मानमान शी शियुआन और ल्याओ युआन गे में झगड़ा हुआ था। ठीक से कहूँ तो मू गे ने ही झगड़ा शुरू किया था। मैं आमतौर पर लापरवाह दिखता हूँ, लेकिन डिज़ाइन की बात आते ही फौरन गंभीर हो जाता हूँ। छोटे लिन को देखते वक्त आंखों में जैसे चमक आ गई। तुझे मूगे का वो डिज़ाइन कैसा लगा? वो डिज़ाइन सच में बेहतरी था। छोटे लिन ने होठ चटकाए, जैसे फिर से मूगे का वो शानदार काम आंखों के सामने आ गया हो। मैं तो सुन्न हो गया। अभी अभी दिल में जली हुई हल्की सी उम्मीद फौरन बुझ गई। मैंने बस आंखों से जवाब दिया, लगता है अब तो देवताओं में लड़ाई होने वाली है। पीछे बैठी चेन खेशिन भी बातचीत में शामिल हो गई। वो भी अभी अभी वेबसाइट देख रही थी। उसने भी देखा मैंने मूगे को जवाब दिया था। फौरन एक्साइटेड हो गई। पता है, मूगे चीनशी कंपनी के स्टार डिजाइनरों में से एक हैं। 1000 युआन प्रति स्क्वायर मीटर वाले क्लाइंट्स को डिजाइन करते हैं। 10 में से 9 क्लाइंट्स तो नाम लेकर सिर्फ इन्हें ही बुलाते हैं। बिजनेस डिपार्टमेंट वालों ने तो इन्हें भगवान जैसा बना दिया है। बस अफसोस इतना है कि इस वो डिजाइनर का स्वभाव ठीक नहीं, गाली गलौज करते हैं, इसलिए ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। इकलौते इंसान जिनसे थोड़ी बात होती है वो हैं इनके साथी बड़े डिज़ाइनर नान हुआन। मुँह भाई सच में ज़बरदस्त हैं। मुँह भाई तो एक मिसाल है। काश मैं भी कभी उनके जैसा बन पाऊँ। सब लोग बारी बारी से ले आओ युआन मूगे की तारीफ करने लगे। असल में सच में तारीफ नहीं थी, बस इतना था कि वो बड़ा डिज़ाइनर है और उसका काम इतना पॉपुलर है तो ज़रूर कोई वजह होगी। खुद अगर कह दें कि पसंद नहीं आया तो जैसे साबित हो जाएगा कि डिज़ाइन की समझ नहीं है, फिर तो हंसी उड़ेगी। किसी को गलत ना लगे इसलिए भले पसंद ना हो फिर भी बोलना पड़ता है पसंद है, बिल्कुल जैसे टीचर का दिया जवाब कभी गलत नहीं हो सकता। साफ है, वो भाई सबके दिमाग में टीचर जैसे रुतबे वाले बन चुके हैं। इतने सारे सहमत होते चेहरे देखकर मेरी आंखें बड़ी होते होते रह गईं। प्रिय सीनियर्स, तो आप सब लोग ले आओ युआन मूगे का ही डिज़ाइन पसंद करते हैं। असल में मुझे भी लगता है युआन शेन का डिज़ाइन ही ज़्यादा अच्छा है। छोटे वांग गंभीरता से मेरी तरफ देखते हुए बोला। हम सब बातें कर ही रहे थे कि वूमो और नान हुआन बाहर से अंदर आए। बड़े डिज़ाइनरों का ऑफिस अलग होता है, अच्छा माहौल होता है, लेकिन वापस जाने के लिए इसी पब्लिक एरिया से गुजरना पड़ता है। मुँह भाई को खुद आते देख शाह शिव फौरन उठकर बोला, छोटे वांग तो तब से मुँह भाई का फ़ैन हो गया। मुँह भाई तो हमारी कंपनी के ज़्यादातर लोगों के आइडल हैं। शाह शिव काफ़ी चालाक बंदा था, हर जगह अच्छे से एडजस्ट कर लेता था, किसी से पंगा नहीं लेता था। ये बात जानबूझकर वो मुंह को सुनाने के लिए कही, बस थोड़ा गुड इंप्रेशन बनाने के लिए। लेकिन ये सुनकर मैं मुस्कुराते हुए बेधड़क बोल पड़ा, मुझे तो बस इतना कहना है कि शाह भाई का टेस्ट ज़्यादातर डिज़ाइनरों से हटकर है। वो सिंपलिसिटी नहीं, वो तो बस पुराने ज़माने में वापस जाना है। मेरी बात में हल्का सा काना ही था। वो मूइंग ने पहली बार सुना था कंपनी में किसी ने उसके डिज़ाइन के बारे में ऐसा कुछ कहा हो, खासकर एक नए आए इंटर्न ने। मुंह यू ने ठंडे चेहरे से मुझे देखा। तुझे लगता है उस डिज़ाइन में क्या प्रॉब्लम है? सब कुछ साफ समझ आ गया। वो मुंह की आवाज़ में तिरस्कार है। शाह शिव घबरा गया, छोटा लिन भी घबरा गया, सब घबरा गए। शाह शिव को सच में उम्मीद नहीं थी मैं अचानक ऐसी बात कह दूंगा। अगर पता होता तो खुद मरकर भी ये बात मैं कहता। गुड इंप्रेशन बनाने की सोच रहा था, अब तो पूरा माहौल ही अजीब हो गया। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ही जानबूझकर झगड़ा शुरू किया हो। वो मुंह असल में बहुत काबिल डिज़ाइनर था, घर के हालात भी अच्छे थे। उसके पापा और श्रीनियुषी के पापा दोस्त जैसे थे। ग्रेजुएशन के बाद सीधे यहीं आ गया। किसी बुद्धू को भी पता चल जाता कि उसे शेन सर में दिलचस्पी है, और सुना है इसी बात को लेकर शेन सर ने घर में खूब झगड़ा किया था। बाद में किसी वजह से हार माननी पड़ी। नतीजा ये कि अगले दिन ही वो मूव आर्म से ज्वाइन कर गया। लेकिन ऑफिस में एक दूसरे से मुश्किल से ही बात करते हैं। हालांकि शेन सर की तरफ से कभी कोई दिलचस्पी नहीं दिखी, फिर भी सबको पता है वो मूव कोई आम बंदा नहीं है। शेन सर तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती तो और कौन उससे पंगा लेगा। छोटा लिन बीच में बोल पड़ा, डिज़ाइनर वो, मेरे पास भी एक डिज़ाइन है, अगर आप जरा देख लें, या फिर मैं अभी लाकर दिखाऊं। वो मुंह आमतौर पे इस पब्लिक एरिया के छोटे डिज़ाइनरों को कोई तवज्जो नहीं देता। न सिर्फ छोटे लिन की बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी तरफ देखा तक नहीं। मुझे बिना कुछ बोले सीधे घूरता रहा।
जैसे कह रहा हो, बोल क्या कहना है। मैंने आराम से कंधे ढीले किए। वो डिज़ाइन देखा आपने? वो मुंह ने ठंडे लहजे में कहा। देखा है। डिज़ाइन की बात होते ही मुझे फौरन जोश आ गया। गंभीरता से वो मुंह को देखते हुए बोला, किचन डिज़ाइन में गोल दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है, बिना ये सोचे कि यूज़र को कैसा फील होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, छोटे घरों में बाथरूम में वेट ड्राई सेपरेशन सबसे बेहतर होता है, लेकिन जगह बचाने के चक्कर में सेपरेशन नहीं किया, और तो और लकड़ी के टब भी लगा दिए। देखने में भले ही खूबसूरत लगे, जगह भी बड़ी दिखे, लेकिन इससे एक बड़ी प्रॉब्लम होगी। लंबे समय तक नमी रहने से बैक्टीरिया पनपेंगे और लकड़ी की चीज़ें भी खराब हो जाएंगी। वो मुंह की भौहें सिकुड़ गईं। चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। उसे याद आया, ये लड़का, नाम था लिन युआन, बस एक सोसाइटी के डिज़ाइन के लिए शेन यूशी से थोड़ी तारीफ मिली थी, लेकिन इसका ये रवैया तो ऐसा है जैसे उसे खुद के डिज़ाइन की परवाह ही नहीं। सच में दुनिया बड़ी अजीब है, कैसे कैसे लोग मिलते हैं। हिम्मत तो देखो, खुद अपने काम पे सवाल उठा रहा है, हास्यास्पद हद तक। डिज़ाइन खूबसूरती के लिए नहीं होगा तो किस लिए होगा? क्या बैक्टीरिया की समस्या, क्या मटीरियल की समस्या? ये सब तो सिर्फ इस लिन युआन का दिमाग खराब होने का सबूत है। मुझे लियाओ युआन मूगे के इस डिज़ाइन से सच में सहमत नहीं हूँ। मुझे तो लगता है मैं और भी 3-5 सुझाव दे सकता हूँ। कहने को इतना कुछ था कि जुबान बेकाबू हो गई थी, इतना कि शियाशियू को ठंडा पसीना आ गया। ये तो सच में बहुत बहादुर बन रहा है। क्या ऐसे वो मुँह की खतरनाक नजरें नहीं दिख रही? मुझे कुछ और कहते देख शियाशियू घबराहट में पसीना पसीना हो गया। मैंने कहा, छोटे लिन, याद है ना तुम्हारा एक और डिज़ाइन बाकी है, जल्दी करो। छोटे लिन का भी साथ देते हुए बोला, मुँह भाई तो बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं, हमसे कहीं ज़्यादा सोचते हैं। ये डिज़ाइन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मिसाल जैसा है। तू अपना डिज़ाइन बनाने पर ध्यान दे, जल्दी परमानेंट होने की सोच, और बात बड़ी तो सच में जान पे बन जाएगी। वो मुंह ने ठंडी नज़रों से मुझे देखते हुए पूछा, तू लू मान मान शी वान का फ़ैन है क्या? इतना तीखा मुंह, बिल्कुल अपनी असली मालकिन जैसा। अभी अभी नान हुआन ने भी उस लू मान मान का जिक्र किया था, कह रही थी उसका दिमाग खराब है, ऐसा डिज़ाइन बनाया है जिसमें बंदर रह सकते हैं। खुद तो नामी डिज़ाइनर है, फिर भी इतना बोलना ज़ाती है। ऐसा तो नहीं भी था। उस काम में सच में थोड़ी कमी थी, बहुत सी जगह ध्यान ही नहीं दिया लगता है। लिन युआन ने सच बात कही। असल में जब बनाया था तो ऐसे ही बना दिया था, न कोई सुधार किया, न ज्यादा रिसर्च की। अभी वापस देखूं तो सच में उस डिज़ाइन में थोड़ी कमी है, लेकिन वो कमी उतनी बड़ी नहीं जितना नान हुआन बता रही है। अपने डिज़ाइन पे उसे इतना यकीन है। वो मुंह को लगा था शायद ये लू मान मान शी शियू युआन का फ़ैन है, इसलिए इतनी बड़ी बात कह रहा है। ये सोचकर थोड़ा समझ भी आ रहा था, लेकिन ये जवाब सुनकर मन ही मन हंसा। एक छोटा सा इंटर्न 2 बड़े डिज़ाइनरों की आलोचना कर रहा है, सच में कितना घमंडी है। उसने तिरस्कार भरा चेहरा बनाकर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। मैं वहीं खड़ा हैरान रह गया। महसूस हुआ ये वो डिज़ाइनर कुछ अजीब सा है। पीछे मुड़कर देखा तो श्या शियू और छोटा लिन दोनों घबराए हुए थे। उत्सुकता से पूछा, तुम दोनों को क्या हुआ? बस तो एक डिज़ाइनर से डिज़ाइन पे चर्चा ही तो की, देखो कैसे डर गए हो। छोटे लिन ने गर्दन का पसीना पूछा, भाई तुझे पता भी है वो कौन है? मैं तो हैरान रह गया। बस डिज़ाइन पे चर्चा की, इसका उसकी पहचान से क्या लेना देना? कलीग्स के बीच काम पे राय देना तो नॉर्मल है। शाह शियू ने लंबी सांस ली। चेहरे पे बेबसी वाला एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे मजबूरी में मुस्कुराना पड़ रहा हो। वो मोही तो है वो लियाओ युआन मोगे, समझा? हैरानी से मेरी आंखें बड़ी हो गईं। फौरन वो मुंह की पीठ की तरफ देखा। दिमाग सुन्न हो गया, सच में सुन्न हो गया। अब समझ आया कि पूरा ऑफिस लियाओ युआन मोगे की इतनी तारीफ कर रहा था। मतलब मुंह भाई तो यहीं कंपनी में ही थे। ये कैसे लोग हैं यार? पहले क्यों नहीं बताया? ये तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। शाह शियू ने भी शिकायत की, मुझे भी नहीं पता था तेरी जुबान इतनी तेज चलेगी। शिकायत तो शिकायत, लेकिन सच कहूँ तो उसका वो डिज़ाइन सच में बदसूरत था। भले ही पहले से पता होता कि वो मुंह भाई है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा नरमी से तारीफ करता, बाकी तो नामुमकिन ही था। उधर शेन यूशी अपनी बड़ी सी टेबल पर बैठी थी। गर्म धूप बड़ी शीशे की खिड़की से अंदर आ रही थी। उसने एक हाथ से चश्मा उतारा, नज़र सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थी। शेन यूशी भी डिज़ाइन बैकग्राउंड से ही थी, इसी वजह से इस फील्ड को चुना था। दिल से पसंद था ये काम, इसलिए अक्सर फुर्सत में वेबसाइट पे डिज़ाइन देखती रहती थी। कोई पसंदीदा डिज़ाइन देखकर तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाती, और घटिया काम देखते ही फौरन आगे बढ़ जाती, एक नज़र भी नहीं डालती। अभी अभी वेबसाइट खोली ही थी कि देखा लू मान शी शियुआन का काम लाओ युआन मुगे ने निशाना बनाया है। दोनों तरफ के फैंस आपस में भिड़ गए थे। फोरम में एक पोस्ट पे लाखों व्यूज आना सच में बड़ी बात है। शेन यूशी ने देखते ही मूड खराब हो गया। आंखों में साफ नाराजगी और बेबसी झलक रही थी। दिल कह रहा था, जरूर वो मुंह फिर से कोई नाटक कर रहा है। वो मुंह हमेशा एक घमंडी सा चेहरा बनाए रखता है। शेन यूशी को उससे कोई खास लगाव न होने की मुख्य वजह भी यही स्वभाव था। बहुत ज्यादा दिखावा और घमंड। उससे बात करते ही अजीब सी बेचैनी होने लगती है। अगर पापा ने यह न कहा होता कि वो मुंह को कंपनी में रखने पे 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देंगे, तो मरकर भी ऐसे बंदे को कंपनी में नहीं रखती। इस बंदे की सबसे बुरी आदत यही है, हमेशा चुपके से अपनी वॉच लिस्ट पे नजर रखता है। जिसे भी लाइक करता है फौरन उसके अकाउंट पे जाकर बकवास बोलना शुरू कर देता है। सुनकर ही गुस्सा आता है। और मेरा ये डिज़ाइन भी उसने 2 दिन पहले ही लाइक किया था।
सच कहूं तो शेन यूशी को इस लू मानमान शी शियुआन नाम के डिजाइनर से सच में बहुत लगाव था। पहली डिजाइन देखते ही समझ गई थी ये कोई कमाल का टैलेंट है। उसने चुपके से कंपनी एचआर बनकर 2 बार जॉब ऑफर भी भेजा था, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया। शेन यूशी को लगता था बड़े डिजाइनर अक्सर घमंडी होते हैं, सिर्फ बड़ी लिस्टेड कंपनियां ही उन्हें संभाती हैं, इसलिए चेंशी को नजरअंदाज करना भी लाजमी था। पहले भी ऐसा हुआ था, तब वो डिजाइनर्स वूमू को इग्नोर कर देते थे, सीधे नजरअंदाज कर देते, इसलिए हर बार बात शांत हो जाती थी। लेकिन इस बार अलग था। ये लू मानमान शी शियुआन सीधे पलटकर जवाब दे रहा था। शेन यूशी को अजीब सी खुशी हुई। आखिर पसंदीदा डिजाइनर निकला भी तो ऐसा, काम भी बढ़िया, कैरेक्टर भी अच्छा। 4 शब्दों में कहूं तो सोच बिल्कुल मिलती है। ऐसे पागल कुत्ते को तो अच्छे से जवाब मिलना ही चाहिए। उसने फौरन कमेंट किया, मानना पड़ेगा मूगे का ये मैजिकल किचन तो सीधा बाहर है। इतना कहकर भी संतुष्ट नहीं हुई, फौरन लू मानमान शी शियुआन को प्राइवेट मैसेज भी भेज दिया। ऐसे पागल कुत्ते को अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल रहम मत करना, चाहे कर्ज लेकर भी करना पड़े, इसे तो निपटाना ही है। शेन यूशी ने तय कर लिया था। अब जब लू मान मान वूमू को नापसंद करने लगा है, ऊपर से उसके फैंस भी इतने एक्टिव हैं, क्यों ना खुद ही कुछ फेक अकाउंट से मौके का फायदा उठाकर वूमू को अच्छे से सबक सिखाया जाए, ताकि उसे समझ आ जाए कि इस दुनिया में उसके माँ बाप और खुद के पापा के अलावा कोई और उसे बर्दाश्त नहीं करने वाला। अपनी पसंद के डिजाइनर के लिए वो जो चाहे कर सकता है, खुद को समझता क्या है, इतना घमंड ठीक नहीं। सच कहूं तो ये सोच काफी दिनों से मन में थी। पहले भी जब उसका पसंदीदा डिजाइनर बदनाम हुआ था, तब भी यही तरीका सोचा था, लेकिन पता नहीं क्यों वो डिजाइनर्स हमेशा इग्नोर कर देते थे, जिससे शेन यूशी को बहुत गुस्सा आता था। लेकिन इस बार अलग था। इस बार लू मानमान शी शियुआन ने सीधा पलटकर जवाब दिया, इसलिए उसे लगा अब कुछ हो सकता है। मूड भी अच्छा हो गया। मैं तो उस वक्त उदास होकर पोस्ट देख रहा था, तभी ये मैसेज दिखा। ऐसे पागल कुत्ते को तो अच्छे से सबक सिखाना जरूरी है। रहम मत करना, चाहे कर्ज लेकर भी करना पड़े। मेरी भौहें उठ गईं। ये तो वही बंदा लग रहा है जो कुछ दिन पहले लगातार मुझसे चेंशी में आने का ऑफर भेज रहा था। तब मुझे लगा था शायद कोई ऑनलाइन फ्रॉड है, इसलिए जवाब नहीं दिया, बस चुपके से खुद ईमानदारी से अप्लाई कर दिया था। नहीं पता था आज फिर से मैसेज भेज देगा। और स्क्रीन के पार भी लिन युआन को साफ महसूस हो रहा था। इसमें कितनी नफरत भरी है, जैसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी हो। अगर आम दिन होता तो शायद देखकर छोड़ देता, जवाब न देता, लेकिन आज खुद परेशान था। ये लाइन पढ़कर तो हंसी ही आ गई। खुद की बात है, फिर भी लग रहा है ये मुझसे भी ज्यादा गुस्से में है। कर्ज लेकर भी निपटाने की सलाह दे रहा है। नफरत तो चरम पे है, शब्द ही नहीं मिल रहे। मैंने रिप्लाई किया, भाई क्या तेरी उससे कोई पुरानी दुश्मनी है? शेन यूशी ने फौरन जवाब दिया। मैसेज पढ़ते ही मैं चौंक गया। नहीं सोचा था यह बंदा इतना सीधा जवाब देगा। बिल्कुल दिखावा नहीं। लू मान मान शी शियो युआन, ये कैसी बात है? यू यू गुआन हुआन, वो मेरा एक फॉलोअर है। जब भी देखता है मैंने किसी डिज़ाइन को लाइक किया, वो जाकर उसे बुरा भला कहने लगता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इस वजह से अब लाइक करने से भी डरता हूँ। ऐसा लगता है जैसे मैं ही उन डिज़ाइनरों को मुसीबत में डाल रहा हूँ। यू यू गुआन हुआन खुद ही अपनी पसंद की चीज़ों को बुरा बनवा देता है। सच में बहुत गुस्सा और बेबसी वाली बात है। इसी वजह से मैं रोज़ उदास रहता हूँ। सिंपैथी बटोरने के लिए शेन यूशी ने जानबूझकर खुद को बहुत बेचारा दिखाया। उसका नाम उदास रखने की वजह वो मुंह नहीं, बल्कि उसकी लाइफस्टाइल थी। इस तरह की बात कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं जोरदार तरीके से वू मुंह को सबक सिखाऊं, यही उसकी आदत थी। असल में शेन यूशी वू मुंह को कई बार चेतावनी दे चुकी थी, लेकिन जितना चेताया जाता उतना ही ज्यादा वो बुरा भला कहता, बस ये साबित करने के लिए कि वो दूसरों से बेहतर है। वो खुद को जीनियस डिजाइनर समझता है, लेकिन असल में तो बस एक बेकार जिद्दी बंदा है। इस बार आखिरकार किसी और के हाथों उसका इलाज हो सकता है, ये मौका वो हरगिज नहीं छोड़ेगा। मुझे परेशान करना तो ठीक है, लेकिन बेवजह दूसरे डिजाइनर को गाली देना, ये तो सरासर गलत है। यू यू गुआन हुआन का मैसेज पढ़कर मुझे लगा सच में मेरे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। अगर कोई दिल से मेरा काम पसंद ना करे तो मैं मान भी लूँ, लेकिन सिर्फ एक लाइक की वजह से किसी का बुरा भला कहना, ये तो अजीब बात है। ऊपर से एक घटिया डिजाइन बनाकर लोगों को भड़काना, मुझे ही निशाना बनाना, किसी की मेहनत से बनाई चीज को अपने किसी छुपे मकसद के लिए बदनाम करना, ये कहाँ का रिस्पेक्ट है? गहरे मतलब वाली मुस्कान चेहरे पे आ गई। बस इतना पता चलते ही कि लू मानमान क्षी शियुआन उकसाया जा सकता है, उसे यकीन हो गया अब अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। ऊपर से अभी अभी जो बात हुई उसके बाद भले पक्का न कहा जाए, फिर भी लगभग तय हो चुका था। यही सोचकर शेन यूशी ने टेबल पर रखा फोन उठाया, बाहर बैठी सी छिंग छिंग को कॉल किया। आदेश बिल्कुल सीधा था, अंदर आओ। 2 सेकंड में ही सी छिंग छिंग ने सीईओ ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। टेबल के सामने खड़ी होकर हल्के हाथ मलते हुए बोली, शेन सर, बुलाया आपने? जाकर कुनान पे लू मानमान शी शियुआन के पोस्ट के नीचे मुंह भाई को अच्छे से गाली दिलवाओ। शेन यूशी ने सी छिंग छिंग को देखा। खूबसूरत आंखों में हल्की सी मुस्कान थी, साफ लग रहा था मूड अच्छा है। सी छिंग छिंग को समझ आ गया शेन सर को आखिरकार मौका मिल गया है। उसने पूछा, शेन सर, क्या ये वो डिजाइनर वाला मामला संभालने वाली बात है? दूसरों को न पता हो, लेकिन असिस्टेंट होने के नाते सी छिंग छिंग को अच्छे से पता था
ये बंदा सच में अपने आप को बहुत कुछ समझता है, घमंडी भी बहुत है। सिर्फ शेन सर ही नहीं, उसे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। सिर्फ इसके पापा और शेन सर के पापा की दोस्ती की वजह से ही अब तक नौकरी से नहीं निकाला गया, वरना कब का चला गया होता। शेन यूशी ने सिर हिलाया। फेक अकाउंट्स की संख्या उसके फॉलोअर्स से 5 गुना ज्यादा होनी चाहिए, ताकि इसे एक ही बार में सबक मिल जाए। इस बार हमेशा के लिए सुधार देना है। वो कोई मासूम खरगोश नहीं है। अगर सच में गुस्सा दिला दिया तो किसी को नहीं छोड़ेगी। पूरी दोपहर मैं डिजाइन बनाता रहा। जब सब लोग एक एक करके जाने लगे तब समझ आया ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। उठकर आराम किया, तभी फोन बजा। देखा शेन यूशी का मैसेज है। एड्रेस के साथ 10,000 का ट्रांसफर भी आया था। मैं थोड़ा हैरान हुआ, अचानक पैसे क्यों भेज दिए। सोच ही रहा था कि ठंडा सा मैसेज आया, ये पैसे तुम्हारी माँ ने होने वाली बहू के लिए भेजे थे, एड्रेस भी भेज दिया है, जल्दी करना। मुझे पहले से पता था इतना अच्छा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये सोचा भी नहीं था वहाँ सीधे 10,000 का बड़ा लिफाफा भेज देगी। लगता है सच में शेन यूशी को बहुत पसंद करती है। अगर उसे पता चल गया मैं उसे धोखा दे रहा हूँ तो सच में बहुत दुख होगा। इससे आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह बनाते हुए ऑफिस से निकला, अपनी छोटी स्कूटी पर बैठा, घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचा तो 6 बज चुके थे। सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है। आज जल्दी शेन योशी को कपड़े भी पहुंचाने थे। सोच ही रहा था कौन से कपड़े ले जाऊं, कौन से छोड़ूं। दरवाजा खोलते ही घर का नजारा देखकर चौंक गया। 20 स्क्वायर फीट के हॉल में 2 बड़े बड़े काले प्लास्टिक बैग रखे थे। देखकर लगा जैसे किसी की न चाहिए वाली फालतू चीजें हों। मम्मी पापा दोनों सोफे पे बैठे टीवी देख रहे थे। टीवी पे कोई शोर शराबे वाला फैमिली ड्रामा चल रहा था। दोनों बिल्कुल उसी में डूबे हुए थे। मुझे आते देख भी कुछ नहीं बोले। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा। कचरा हॉल के बीचों बीच क्यों रखा है, कहते हुए उठाकर बाहर फेंकने ही वाला था। सुचुफेन को मेरी बात समझ नहीं आई। थोड़ा पलटकर नाराजगी से देखा, ये कैसा कचरा, ये तो तेरे कपड़े हैं, तुझे ही तो शियोशी के साथ शिफ्ट होना है, और मैंने ही तेरा सामान पैक किया। अब गलत भी हो गया क्या मुझसे? ये बात तो खुद ही मैंने कही थी, बस सोचा नहीं था इतनी जल्दी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अभी तो सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं, घर ढूंढने का टाइम ही कहाँ मिला। काले बैग से झांकते अपने नाइटवेयर का किनारा देखकर मैंने चुपचाप हाथ हरा लिया। ये पैकिंग तो बड़ी जल्दबाजी में की है, किसी ने पैक कर दिया, वो भी अच्छी बात है। अब से जब भी शिफ्ट हो जल्दी से जल्दी करना। लड़कियों को हमेशा प्यार से रखना चाहिए, लड़कियों को हमेशा प्यार से रखना चाहिए। ये कैसी सोच है? क्या लड़कों को प्यार नहीं मिलना चाहिए क्या? मैंने होंठ चटकाए। हाँ हाँ, सही कह रही हो कहकर जेब से फोन निकालकर हाउजी को मैसेज करने लगा। अब बस यही एक रास्ता बचा है, हाउजी के पास चला जाऊं। हाउजी बिल्कुल असली उत्तर पश्चिमी बंदा है। ग्रेजुएशन के बाद यहीं रुक गया। आजकल गेमिंग स्ट्रीम करता है, हर महीने 7-8 हज़ार कमा लेता है। मैंने मैसेज टाइप किया और भेज दिया, भाई मुसीबत में हूँ, 2 दिन तेरे यहाँ रुकना है। हर 3 सेकंड में हाउजी का जवाब आ रहा था, कोई बात नहीं, आज रात में स्ट्रीम कर रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। अगर दरवाजे पे रखा हो तो खुद खोलकर अंदर आ जाना। सच्चे दोस्त का यही तो काम आता है। पूछा अच्छा है या बुरा ये अलग बात है, लेकिन जब भी जरूरत हो हमेशा फौरन हाँ बोल देता है। फोन जेब में डालते हुए मैंने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, वहाँ कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। माँ, खाना नहीं बनाया? किसका खाना बनाऊं? जा शियोशी के साथ खा। तुम दोनों अब साथ रहते हो तो खाना पीना भी साथ ही होना चाहिए। तू अकेला खा लेगा तो उसका क्या होगा? सु चुईफेन एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की परेशानी अच्छे से समझती थी। ये बात बिल्कुल सही थी। जब वो खुद पापा से नई नई शादी करके आई थी तब पापा हमेशा पहले खाना खा लिया करते थे। इससे उसे बहुत गुस्सा आता था। अब वो बिल्कुल नहीं चाहती थी उसकी होने वाली बहू को भी ऐसी तकलीफ हो, इसलिए साथ खाना जरूरी है। मैंने लंबी सांस ली। हर तीसरे वाक्य में शेन यूशी का नाम आ रहा है। ये तो सीधा मेरे लिए ढूंढ रही है या खुद के लिए सस। इतना पसंद है तो उससे कह दो मेरे साथ जगह बदल ले, वो तुम्हारी बेटी बन जाए, मैं सीईओ बन जाता हूँ। मैं डर गया, बेबसी से जमीन पे रखा बैग उठाया। ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ। मत जा, नए साल पे तो घर पे ही रहना। माँ का चेहरा थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसके चेहरे पे मुझे एक तरह की आज़ादी वाली फीलिंग दिख रही थी। घर से निकलकर